नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और आज के इस सेशन में हम 23 अक्टूबर 2021 का कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके वेरियस डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहले आज का कोटेशन देखते हैं। आज के कोटेशन में तीन चीजों के बारे में यहां पर बात करी गई है। पहली बात जो करी गई है वो आपके समय के बारे में, जिसको हम टाइम कहते हैं। दूसरी बात यहाँ पर जो है वो आपका यहाँ पर विश्वास है, ठीक है, जिसको हम ट्रस्ट यहाँ पर कहते हैं। और तीसरी बात यहाँ पर है आपका सम्मान, ठीक है, मतलब जो रिस्पेक्ट यहाँ पर होती है, उन तीन चीजों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, कि मतलब समय, विश्वास और सम्मान, टाइम, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट, या ऐसे पक्षी हैं उड़ जाएं तो वापस नहीं आते हैं। ठीक है, एक बार निकला हुआ समय वापस नहीं आएगा। एक बार अगर आपने किसी के प्रति अपना विश्वास यहाँ पर खो दिया है तो वो वापस नहीं आएगा। और एक बार अगर आपका सम्मान कहीं पर चला गया है तो वो वापस यहाँ पर नहीं आएगा। तो इन सब चीजों की जिम्मेदारी जो है वो हमारी है कि हमारा समय जो है वो हम खराब ना करें, हमारा विश्वास किसी के प्रति जो है वो हम खराब ना करें, और हमारी जो रिस्पेक्ट होती है वो भी हमारे हाथ में होती है। तो ये तीनों ऐसे पक्षी हैं, अगर एक बार चले गए तो वापस नहीं आएंगे कभी। और इसीलिए हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि इन तीनों चीजों का जो है वो हम अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखें, क्योंकि इसकी कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, है ना। आपका समय बर्बाद करने के लिए लोग आ जाएंगे, आपके विश्वास को तोड़ने के लिए लोग आ जाएंगे, या आपका विश्वास किसी दूसरे के प्रति तोड़ने के लिए लोग आ जाएंगे, और आपके सम्मान की रक्षा जो है वो बाकी लोग नहीं करेंगे। इसकी जिम्मेदारी जो है वो केवल आपके ऊपर ही है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस कोटेशन के माध्यम से ये सिंपल सी बात जो है वो यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए आज के हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले मैं रेगुलर बेसिस पे अपने डीएनए के कोर्स में, है ना, 5 जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर कराता हूँ। ठीक है, मतलब मैंने बहुत सारे मंथ के करंट अफेयर कवर करा दिए, जैसे सितंबर का भी कवर करा दिया, है ना, अगस्त का भी कवर करा दिया। आप देखोगे यूट्यूब पर भी मैंने कई सारे सेशन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसमें डे 1, डे 2, डे 3, है ना, डे 12 तक के जो सेशन है वो आपको करंट अफेयर के ही सेशन देखने को मिलेंगे। तो ऐसे 5-5 क्वेश्चन हम रोज कवर करते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि आपका एक बहुत अच्छा कंटेंट जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस सब चीजों को कवर करना चाहते हैं तो आप डेली न्यूज एनालिसिस का जो हमारा सेशन है उसको अटेंड करिए, उससे काफी चीजें आपको सीखने को मिल जाएंगी। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विद रेफरेंस टू द मेकिंग वाटर सेंसिटिव सिटीज इन गंगा बेसिन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो मेकिंग वाटर सेंसिटिव सिटीज इन गंगा बेसिन से रिलेटेड यहाँ पर आपको कुछ जो है वो स्टेटमेंट दिए गए हैं, और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि आपको करेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि द इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। द इनिशिएटिव इज एम टू इंश्योर कन्वर्जेंस ऑफ द नमामि गंगे मिशन विद नेशनल फ्लैगशिप अर्बन मिशन। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एक नए इनिशिएटिव के बारे में। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट देखने को मिल रहा है। तो अभी यहां पर क्या हुआ है कि एक नया कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया गया है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेकिंग वाटर सेंसिटिव सिटीज इन गंगा बेसिन, है ना। और इसको लॉन्च किसने किया है? आप ये कह सकते हैं कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, है ना। इसको लॉन्च किसने किया है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है उसके द्वारा यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें यहाँ पर एक बात ये ध्यान रख सकते हैं कि इसमें एक और इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जो आपके साथ काम करेगा, इसका नाम है सीएसई, है ना। तो सीएसई मतलब, ठीक है, सीएसई मतलब होता है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। तो उन दोनों ने मिलकर जो है ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया है। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का जो एम है वो यहाँ पर ये है कि कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, और जो भी यहाँ पर रिसर्च वगैरह है ताकि सस्टेनेबल अर्बन वाटर मैनेजमेंट वगैरह हो, है ना, जो रिवर की हेल्थ वगैरह हो, या गंगा बेसिन पर जो लोकेटेड सिटीज हैं उनके आसपास जो यहाँ पर आपको जो वाटर मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है वो सब चीजें यहाँ पर अच्छी तरीके से जो है वो कवर की जाए। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें यहाँ पर एक कोशिश ये भी की जा रही है कि ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है ना, तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि इंश्योर कन्वर्जेंस ऑफ द नमामि गंगे मिशन विद नेशनल फ्लैगशिप अर्बन मिशन। तो उसके साथ यहाँ पर क्या किया जाए, इसमें कन्वर्जेंस यहाँ पर हो ताकि नमामि गंगे मिशन जो है उसके जो उद्देश्य हैं उसकी भी पूर्ति हो, और जो अर्बन मिशन यहाँ पर फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसकी भी पूर्ति यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो काफी सारी अलग अलग तरीके की स्कीम, जैसे अमृत स्कीम हो गई, स्मार्ट सिटीज हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, है ना, अटल भूजल योजना हो गया, जल जीवन मिशन वगैरह हो गया, जल शक्ति अभियान, ये सब चीजें जो है वो गंगा के आसपास जो यहाँ पर शहर लोकेटेड है उन सब जगह पर अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट यहाँ पर किया जाए। तो नमामि गंगे मिशन
और नेशनल फ्लैगशिप जो अर्बन मिशन है उसका कन्वर्जेंस भी जो है वो एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव जो है वो इंश्योर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है आपस में बिल्कुल सही है। आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगली बात करते हैं। रिसेंटली अ लार्ज स्पेस लेबोरेटरी नेम्ड नौका has been launched to the international space station. It is launched by which of the following countries? तो अभी यहां पर क्या हुआ है कि एक बहुत बड़ी स्पेस लेबोरेटरी है जिसका नाम है नौका, इसको यहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे यहां पर लॉन्च किया गया है। तो कौन सी कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? जापान के द्वारा, कनाडा के द्वारा, यूएसए के द्वारा, है ना, या फिर यहां पर रशिया के द्वारा। तो देखिए यहां पर जो स्पेस एजेंसी है जिसने ये काम यहां पर करके दिखाया है, ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है रोस्कोसमोस, ठीक है। तो ये हो गया आपका रोस्कोसमोस, और रोस्कोसमोस जो है वो कहां की स्पेस एजेंसी है? ये रशिया की स्पेस एजेंसी जो है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे हमारे देश की क्या है भाई? हमारे देश की जो है वो आपको मिलेगी इसरो, यूएसए की देखने को मिलेगी नासा, ठीक है। उसके बाद जापान की मिलेगी जैक्सा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो कनाडा की है उसको बोलते हैं कैनेडियन स्पेस एजेंसी, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग नाम है। तो उसी तरीके से जो रशिया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है रोस्कोसमोस। तो उन्होंने यहाँ पर क्या है कि एक बिगेस्ट जो यहाँ पर स्पेस लेबोरेटरी है जिसका नाम है नौका, उसको यहाँ पर अभी लॉन्च किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अच्छा, ये जो नौका यहाँ पर है इसका अगर हम रशियन में मीनिंग देखेंगे तो रशियन में जो इसका मीनिंग होता है इसको बोलते हैं हम साइंस, है ना। इसका मीनिंग जो है आपको रशियन भाषा में ये क्या देखने को मिलेगा? ये साइंस यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। और यहाँ पर क्या होगा कि जो भी रिसर्च फैसिलिटी वगैरह होगी वो सब चीजें यहाँ पर ये प्रोवाइड करेगा। तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी याद रखनी है। तो रशिया ने अभी इसको यहाँ पर लॉन्च किया। अब इस तरीके के क्वेश्चन ना मैं सीडीएस और एफकेट और जो भी आपके यहाँ पर एनडीए एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं उसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसी फॉर्म में जो है वो डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गामा रे बर्स्ट, ठीक है। तो गामा रे जो बर्स्ट है उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पेपर में करेक्ट पूछा जा रहा है या नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है, अंडरलाइन कर लेना ताकि गलती ना हो। पहले स्टेटमेंट पढ़ो, फिर नीचे देख लो कि करेक्ट पूछा जा रहा है, नॉट करेक्ट, उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ना यहां पर स्टार्ट करिए। पहली बात हो रही है कि दे आर मोस्ट पावरफुल इवेंट इन द यूनिवर्स डिटेक्टेबल अक्रॉस बिलियन ऑफ लाइट ईयर। उसके बाद लॉन्ग गामा रे बर्स्ट आर एसोसिएटेड विद द डिमाइस ऑफ मैसिव स्टार्स, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा, ठीक है। देखिए यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जब भी यहां पर गामा रे यहां पर बर्स्ट होता है तो यूनिवर्स में सबसे पावरफुल जो यहां पर आपको इवेंट देखने को मिलेगा, आपको यही देखने को मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसको आप ना कई यहां पर जो लाइट ईयर है, जैसे लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस की यहां पर यूनिट है ना। लाइट ईयर जो होता है वो क्या होता है? वो डिस्टेंस की यहां पर यूनिट होती है। तो कई लाइट ईयर तक जो है वो आपको डिटेक्टेबल दिखने को मिलेगा, मतलब आप उन चीजों को जो है वो यहां पर देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपसे ना ये भी पूछा जा सकता है कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितने किलोमीटर, है ना, मतलब या मीटर में आपसे चीजें जो है वो पूछी जा सकती हैं। तो याद रखिएगा 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है आपका 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, है ना। याद रखिएगा यहां पर ये मीटर दिया हुआ है, अगर किलोमीटर में होगा तो 10 टू द पावर 12 आपको यहां पर देखने को मिलेगा, है ना। तो ये चीजें जो है ये बेसिक सी चीजें होती हैं, है ना, इनके ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी वैल्यू जो है ये आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे अगर आप देखोगे तो एक होता है आपका, ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा? तो इसको अगर आप देखोगे तो ये होता है आपका 1.49 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, इसकी वैल्यू वगैरह भी आपको पता होनी चाहिए। तो अभी आपसे यहां पर ये पूछा जा रहा है कि भाई यार दे आर डिटेक्टेबल, यस दे आर डिटेक्टेबल, और कई लाइट ईयर तक जो है वो आपको ये देखने को मिलेंगे क्योंकि ये यूनिवर्स में होने वाले सबसे पावरफुल इवेंट यहां पर होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहां पर एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जब भी यहां पर क्या होता है कि आपको ये लॉन्ग गामा रे बर्स्ट वगैरह जो होता है जिसको हम LG, ठीक है, RB भी यहां पर कहते हैं, ये क्या होता है कि कभी भी अगर कोई मैसिव स्टार, बहुत बड़ा स्टार होता है, जब यहां पर समाप्त होता हुआ दिखाई देगा तब यहां पर क्या होता है कि तब जो है वो आपको इस तरीके की चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपके बिल्कुल सही है। तो जब कोई मैसिव स्टार यहां पर समाप्त होता है तब यहां पर आपको गामा रे जो है वो यहां पर बर्स्ट होती हुई दिखाई देती है, जो कि मोस्ट पावरफुल इवेंट जो है वो आपको यूनिवर्स में देखने को मिलता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपके बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विथ रेफरेंस टू द एक्सरसाइज इंद्र कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो इंद्र जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि इट इज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया। दूसरी बात यहां पर है कि द फर्स्ट ज्वाइंट ट्राई सर्विस वाज कंडक्टेड इन 2017, मतलब कि पहली जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज थी उसको 2017 में यहां पर कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो अभी यहां पर क्या हुआ कि अभी जो यहां पर अगर आप देखोगे तो इंद्र जो एक्सरसाइज है, ठीक है, इसका 12th एडिशन है ना, मतलब जो 12th एडिशन यहां पर हुआ है। ठीक है, ये 12th एडिशन कब हुआ भाई? ये अगस्त 2021 में यहां पर हुआ है। ठीक है, अगस्त 2021 में। और इसका वेन्यू अगर हम देखेंगे तो ये कहां पर हुआ था? वोल्गोग्रैड रशिया में यहां पर हुआ था। ठीक है, वोल्गोग्रैड रशिया में जो है ये आपको इवेंट यहां पर देखने को मिला। ठीक है, याद रखिएगा वेन्यू पूछा जा सकता है कि इस बार की एक्सरसाइज कहां पर हुई थी। अच्छा, इंद्र के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इंद्र एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट यहां पर कब हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी आपकी 2003 में। ठीक है, और यहां पर क्या है कि पहले जो थी ना वो एक बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज की तरह यहां पर कंडक्ट की जाती थी, है ना, मतलब स्टार्टिंग जब इसकी यहां पर हुई तो वो क्या हुआ कि नेवी की एक्सरसाइज की तरह यहां पर हुई। लेकिन पहली जो ज्वाइंट ट्राई सर्विस है, मतलब कि जिसमें तीनों सर्विस ने यहां पर पार्टिसिपेट किया, ये यहां पर क्या था? ये जो है आप ये कह सकते हैं कि 2017 में जो है ये पहली बार हुआ था। तो ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया रशिया की, ये स्टेटमेंट भी सही है। और ट्राई सर्विस जो एक्सरसाइज थी पहली वो 2017 में यहां पर हुई थी। और इसमें आप ये कह सकते हैं कि मतलब जो भी टेरर ऑपरेशन वगैरह होते हैं उसको कैसे काउंटर करना है, ये सब चीजें इसका थीम होती हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपके बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में यहां पर आपको बोला गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, कि इट इज हैंड वुमेन इन मलबरी सिल्क एंड हैज प्योर गोल्ड और सिल्वर जरी। डिजाइन मोटिव्स ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ साउथ इंडिया। दे वर पैट्रोनाइज्ड बाय द चोला डायनेस्टी। ठीक है, तो अभी आपको ये बताना है कि इसमें से जो हमारा एबो स्टेटमेंट्स हैं ये मोस्ट अप्रोप्रिएटली, ठीक है, कौन से इंडियन टेक्सटाइल को जो है वो यहां पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बनारस हो गया ब्रोकेट, फिर उसके बाद कांजीवरम सिल्क हो गया, चंदेरी सिल्क हो गया, या कोवई कोरा हो गया। तो अभी आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या होता है कि इसमें ना टेक्सटाइल के बारे में बात हो रही है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा उसके लिए आपको ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो यहां पर यूज करने हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें जो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ये आपका कांजीवरम सिल्क है ना। और कांजीवरम सिल्क में क्या होता है कि इसमें मलबरी सिल्क के ऊपर जो है या प्योर गोल्ड की या सिल्वर की जरी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसकी क्वालिटी, इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा होती है। और बेसिकली यहां पर आप ये कह सकते हैं कि ये जो कांजीवरम सिल्क आपको देखने को मिलेगा ये यहां पर एक कांचीपुरम एक विलेज है। ठीक है, जो कि आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो कांचीपुरम विलेज से जो है वो चीजें यहां पर स्टार्ट हुई, मतलब वहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद आप यहां पर ये कह सकते हैं कि डिजाइन मोटिव जो है ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा साउथ इंडिया में, है ना, जैसे द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर जो तो आपको देखने को मिलता है, क्योंकि तमिलनाडु की बात हो रही है तो उससे यहां पर जो है ये अपनी इंस्पिरेशन जो है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, और आप ये कह सकते हैं कि जो चोला डायनेस्टी यहां पर था, मतलब आज के टाइम पीरियड पर जो कांचीवरम सिल्क वगैरह आपको बहुत ज्यादा पॉपुलर देखने को मिलेंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि इसका जो ट्रेस है वो आपको चोला डायनेस्टी से देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको मुझे ये बताना है कि चोला डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है जरूर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो यहां पर पता है। ठीक है, दूसरी बात, कांचीवरम सिल्क जो है ना इसको जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग जो है वो भी यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो 2005 और 6 में जो है वो आप ये कह सकते हैं कि इसको यहां पर ये टैग भी प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो कांचीवरम सिल्क से रिलेटेड ये स्टेटमेंट जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चल, तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस जो मैं हमेशा आपके साथ डिस्कस करता हूं, है ना, कुछ नई चीजें जो न्यूज में रही हो, है ना, उनसे रिलेटेड आपको चीजें यहां पर सीखने को मिलती हैं। ठीक है, आज की हमारी जो पहली न्यूज हम यहां पर देखने वाले हैं, इसमें यहां पर क्या हुआ है कि भारत जो है वो यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट काउंसिल में, है ना, दोबारा री इलेक्ट यहां पर हो गया है ना, मतलब कि 2022 से लेकर 2024 तक का टर्म जो है वो अब इंडिया यहां पर क्या करेगा, दोबारा जो है वो कंप्लीट करेगा, मतलब इंडिया का री इलेक्शन यहां पर हुआ है। ठीक है, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि मेजोरिटी के साथ इंडिया ने ये सीट यहां पर जीती है और 2022 से 2024 के पीरियड तक यहां पर रहेगा। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पेपर में बन सकता है, ये जो है ये इंडिया का 6th टर्म यहां पर रहेगा, है ना, सर्विंग एज अ मेंबर ऑफ द यूएनएचआरसी। करंटली जो है वो इंडिया का
पांचवा टर्म जो है वो यहाँ पर चल रहा है 2019 से 2021, मतलब कि 2021 में जो है इंडिया का पांचवा टर्म जो है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा और उसका जो 6th टर्म होगा वो 2022 से 2024 के पीरियड तक आपको देखने को मिलने वाला है। अगर हम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की जो स्थापना करी गई थी वो 2006 में की गई थी और ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम के तहत यहाँ पर जो अलग अलग देश की सरकारें हैं वो आपस में यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। यूएनएचआरसी जो है इज हेडेड बाय द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अलग अलग हमारे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होते हैं तो उसके यहाँ पर क्या है कि आपको देखने को मिलेंगे कि भाई ये लोग जो हैं वो यहाँ पर इसके डायरेक्टर जनरल है। उसी तरीके से जो यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट काउंसिल है वहां पे भी आपको जो चेयरमैन है वो देखने को मिलेंगे और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जामिनेशन में कि अभी के टाइम पीरियड पर है ना जो ये आपको हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट देखने को मिलेंगे उनका नाम क्या है, क्योंकि ये मैंने आपको मंथली जो हमारा करंट अफेयर का कोर्स है उसमें मैंने आपको पढ़ाया भी है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है नजहत शमीम। ठीक है, तो नजहत शमीम जो है वो आपको देखने को मिलेंगी और नजहत शमीम के बारे में अगर आप देखोगे तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम देखेंगे तो ये आपको कहां से देखने को मिलेंगी, ये जो है ये फिजी की रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब ये जो है ये फिजी से आपको देखने को मिलती है। तो ये भी करंट अफेयर में 2021 में रहा है क्वेश्चन, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद इसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो यहां पर क्या है, तो देखिए टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट अराउंड द वर्ल्ड। कहीं पर भी अगर हम मानव अधिकार के बारे में बात करेंगे तो उसके प्रमोट करना, उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी जो है वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कहीं पर भी जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स हैं वहां पर उनके द्वारा कहीं पर भी अगर कोई किसी तरीके का वॉल्यूशन यहां पर किया गया है तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो है वो करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जो यहाँ पर म्यांमार वगैरह में रोहिंग्यास वगैरह के साथ हुआ है ना, तो ऑंग सैन सू की को भी इन्होंने यहाँ पर बुला लिया था कि कुछ आपने ह्यूमन राइट वॉल्यूशन वगैरह यहाँ पर किए हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट थीमेटिक ह्यूमन राइट इश्यूज हैं जैसे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड असेंबली, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन, है ना, वुमेन्स राइट, एलजीबीटी राइट्स और राइट ऑफ रेशियल एंड एथनिक माइनॉरिटीज, इन सब के इश्यूज को जो है वो यहाँ पर एड्रेस करते हैं। इन सब चीजों को जो है वो इंपॉर्टेंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे जिसको हम बोलते हैं इलेक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, आज के टाइम पीरियड पर अगर ह्यूमन राइट काउंसिल में हम देखेंगे तो टोटल आपको 47 मेंबर्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पर क्या होता है कि इन्होंने अलग अलग स्टेट्स को, अलग अलग कॉन्टिनेंट जो है उनको अलग अलग सीट्स यहाँ पर एलोकेट कर दी हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, कोई भी मेंबर अगर यहाँ पर इलेक्ट होता है ना, कोई भी मेंबर अगर यहाँ पर इलेक्ट होगा तो उसका जो टेन्योर होगा वो कितने साल का होगा, वो 3 साल का होगा, है ना। मतलब देखिए 2022 से 24 है तो ये लग रहा होगा कि आपको ये तो सर 2 ही साल हुआ, 22 से 24 है ना, लेकिन 2022 पूरा हो गया, 2023 पूरा हो गया और 2024, तो ये 3 साल का टर्म यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 2022 पूरा, 2023 पूरा और 2024 पूरा, तो 3 साल हो गए। तो यहाँ पर क्या है कि टेन्योर 3 साल का होता है। अफ्रीकन स्टेट्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि 13 सीट यहाँ पर दी गई है ना, मतलब 13 मेंबर यूएनएचआरसी में जो है वो अफ्रीका से रहेंगे। एशिया पैसिफिक रीजन से भी 13 सीट यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो 13 सीट अफ्रीका की हो गई, एशिया पैसिफिक की भी 13 सीट हो गई। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पर आपको 8 सीट्स देखने को मिलेंगी। वेस्टर्न यूरोपियन और अदर स्टेट जो है वो आप देखोगे 7 सीट हैं। ठीक है, ईस्टर्न यूरोप देखोगे तो 6 सीट हैं। कई बार हम लोग डिमांड करते हैं कि भाई यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल या यूनाइटेड नेशन में ओवरऑल यहाँ पर थोड़ा सा जरूरत है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन है जो हमें यहाँ पर बढ़ाना है। क्योंकि अगर आप देखोगे वेस्टर्न यूरोपियन और ईस्टर्न यूरोपियन को मिलाकर 13 है, जबकि यूरोप कितना छोटा है ना, लेकिन आप अफ्रीका को देखो और यहाँ पर एशिया वगैरह को देखो तो यहाँ पर भी 13 ही है। तो इस तरीके की रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर आप कई बार जो है वो वॉइस यहाँ पर रेज होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अच्छा, मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन आफ्टर सर्विंग 2 कंसेक्यूटिव टर्म। अगर 2 टर्म यहाँ पर कंप्लीट हो गए तो तीसरा टर्म जो है वो उनको यहाँ पर नहीं मिलेगा। अभी इंडिया का 5वां टर्म खत्म होगा 2021 में, है ना, तो इसीलिए इंडिया को री इलेक्ट कर दिया गया क्योंकि इंडिया इससे पहले 2 बार नहीं था, है ना। इससे पहले वो जो है वो पहले रहा होगा मेंबर, लेकिन अभी लगातार 2 टर्म नहीं हुए उसकी। इस बार अगर 6 टर्म की बात करेंगे तो ये लगातार 2 टर्म हो जाएंगे, इसके बाद इंडिया को री इलेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके यहाँ पर रेगुलर सेशन भी देखने को मिलेंगे। साल में जो है वो 3 सेशन आपको देखने को मिलते हैं, एक होता है मार्च में, एक होता है जून में और एक होता है आपका सितंबर में। जनरल असेंबली कैन सस्पेंड द राइट एंड प्रिविलेजेस ऑफ एनी काउंसिल मेंबर दैट इट डिसाइड हैज persistently committed gross and systematic violation of human right during its term of membership। अगर कोई भी यहाँ पर मेंबर है और अगर ऐसा लगता है कि भाई ये मेंबर होते हुए भी यहाँ पर ह्यूमन राइट का किसी भी तरीके से वॉल्यूशन यहाँ पर कर रहा है
तो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है ना, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि मोर देन 190 कंट्रीज आपको मेंबर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एग्जैक्टली अगर बोलेंगे तो 193 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आप इसको बोल सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो है उसमें यहाँ पर मोशन आएगा और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि उस पर्टिकुलर कंट्री के जो भी अधिकार वगैरह है, प्रिविलेजेस वगैरह है, उसको यहाँ पर क्या किया जाएगा, समाप्त भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम यहाँ पर जो है कि देखेंगे कि भाई यहाँ पर जो आपके मेंबर्स वगैरह हैं, ठीक है, तो याद रखना कि वो आपको जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे टोटल कितने, वो 193 मेंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि 2 ऑब्जर्वर मेंबर भी आपको देखने को मिलते हैं। एक तो पैलेस्टीन आपको ऑब्जर्वर मेंबर देखने को मिलता है और एक जो होली सी है वो आपको एक ऑब्जर्वर मेंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर सी ऑफ रोम वगैरह भी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो 2 ऑब्जर्वर मेंबर कौन कौन से, एक तो पैलेस्टीन है और एक आपको होली सी जिसको सी ऑफ रोम भी हम यहाँ पर कहते हैं। अच्छा, यूएनएचआरसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, ये आपको जिनेवा में देखने को मिलेगा, जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है, लेकिन स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो आपको बर्न यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल था जो बहुत दिन से न्यूज में चल रहा था, आज मैंने इसको ये कवर करा दिया। तो एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए। अच्छा, अभी यहां पर क्या है कि एक नया क्वाड की जो है वो ग्रुपिंग हो रही है। ठीक है, अच्छा, क्वाड कई सारे बन गए। जैसे पहला क्वाड अगर हम देखेंगे तो पहला क्वाड जो बात आई है उसमें कौन कौन आया, उसमें आया यूएसए, ठीक है, उसके बाद उसमें आया ऑस्ट्रेलिया, उसमें आया आपका, ठीक है, जापान, और उसके बाद एक और जो यहाँ पर कंट्री है वो आई आपकी इंडिया। ठीक है, एक तो ये क्वाड हो गया। दूसरे क्वाड के बारे में बात करेंगे, जो दूसरा क्वाड न्यूज में था उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा यूएसए, दूसरी बात करेंगे पाकिस्तान, तीसरी बात करेंगे अफगानिस्तान, और चौथी बात करेंगे तो यहां पर आपको उज्बेकिस्तान। ये 3-4 कंट्रीज जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। अभी जो है एक और नया क्वाड यहां पर आया है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है, उसमें इंडिया आपको देखने को मिल रहा है, इसमें यूएसए देखने को मिल रहा है, इसमें इजराइल देखने को मिल रहा है, और इसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देखने को मिल रहा है। तो इंडिया, यूएसए, उसके बाद इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो अब ये जो नया क्वाड यहां पर फॉर्मेशन हुआ है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और इंडिया के ईरान के साथ रिलेशन में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या चीजें हैं, उनके बारे में हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिसेंटली अगर हम बात करेंगे तो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूएसए, इजराइल और यूएई ने यहां पर एक वर्चुअल मीटिंग जो है, ऑनलाइन मीटिंग यहां पर कंडक्ट करी। ठीक है, इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका नाम है श्री एस जयशंकर। द मीटिंग इज ए स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन ऑफ द चेंजेस इन द वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ अनदर क्वाड लाइक ग्रुपिंग इन द मिडिल ईस्ट। मतलब आप ये कह सकते हैं कि किस तरीके से जो वेस्ट एशियन यहाँ पर कंट्रीज है, जब भी मैं यहाँ पर वेस्ट एशियन कंट्रीज के बारे में बात करता हूं, आपके दिमाग में जो है वो ये मैप यहाँ पर आना चाहिए, है ना, कि जब भी हम यहाँ पर बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि देखो गुजरात वाला रीजन आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, ये प्यारा भारत है, यहाँ पर आपको ये अरेबियन सी देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके आगे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ ओमान जो है वो देखने को मिलेगा, जिसको मैं GOO यहाँ पर लिख रहा हूं। ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर आपको बॉडी देखने को मिल रही है, इसको हम बोलते हैं पर्शियन गल्फ। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये है आपका रेड सी, यहाँ पर आपका ये मेडिटेरेनियन सी है। रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करने वाली जो कैनल है उसको हम स्वेज कैनल कहते हैं। ये आपको ब्लैक सी है, जिसके ऊपर मैंने कल अपने डीएनए सेशन में एक आर्टिकल डिस्कस किया था। ये आपको कैस्पियन सी यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये वाटर बॉडी कौन सी कहां पर लोकेटेड है उनके बारे में जानकारी आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हम बात कर रहे हैं ओमान की, यूएई के बारे में, कतर के बारे में, बहरीन के बारे में, कुवैत के बारे में, ईरान के बारे में। कई बार क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सी कंट्री है जो सैंडविच की तरह कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ के बीच में है, तो उसका नाम आपको ईरान यहां पर देखने को मिलेगा। तो कभी भी अगर मैं यहां पर वेस्टर्न एशिया के बारे में बात करूं या मिडिल ईस्ट के बारे में बात करूं तो इन कंट्रीज के, इन मैप्स के बारे में जो है वो मैं डिस्कशन यहां पर कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी यहां पर क्या है कि कुछ वेस्ट एशियन जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें कुछ परिवर्तन यहां पर आ रहा है, और मिडिल ईस्ट में जो है वो क्वाड जैसी एक ग्रुपिंग हो रही है, मतलब कि उसमें इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन दिस ग्रुपिंग, ठीक है, रिफ्लेक्ट शिफ्ट इन द फॉरेन पॉलिसी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अभी तक इस तरीके का कोई चीज है जो मिडिल ईस्ट से रिलेटेड था, है ना, इजराइल के साथ अगर कोई ग्रुपिंग वगैरह यहां पर बन रही है तो उसमें इंडिया मेंबर नहीं था, लेकिन अभी यहां पर क्या है कि एक नई तरीके की जो फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट आया है भारत की, वो चीजें यहां पर ये नई ग्रुपिंग जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम ये देखेंगे कि ये जो नया ग्रुपिंग यहां पर बना है इसके आखिर कारण क्या है, मतलब कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू ग्रुपिंग। जैसे सबसे पहली बात यहां पर है अब्राहम एकॉर्ड। तो अगर हम यहां पर अब्राहम एकॉर्ड के बारे में बात करेंगे तो अब्राहम एकॉर्ड में आप सभी को पता है कि इजराइल ने यहां पर प्लान किया था कि भाई हम यहां पर क्या करेंगे कि जो यहां पर पैलेस्टीन का जो वेस्टर्न बैंक वाला जो रीजन यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो वो यहां पर क्या है कि आप यहां पर ये कह सकते हैं कि लाइक हम उसको एनेक्स करने वाले हैं, है ना। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि फिर उसके बाद जो है वो
यूएसए ने यहाँ पर बीच में इंटरवीन किया है ना, और बोला कि चलो ठीक है भाई, हम क्या करते हैं कि हम जो है आपको कुछ यहाँ पर मदद करने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि इजराइल के साथ, यूएई के साथ, है ना, और इसमें अगर आप देखोगे तो बहरीन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक पीस डील जो है वो यहाँ पर साइन हुई, ठीक है। याद रखिएगा इनिशियली जो यहाँ पर ये डील आपको देखने को मिलेगी, इसमें इजराइल है, यूएई था, और यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि अरब इजरायली जो ये पीस डील है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब बहुत टाइम से यहाँ पर जो है ये बात हो रही थी कि भाई इस तरीके की कोई चीज यहाँ पर होनी चाहिए, और फाइनली यूएस की हेल्प से, डोनाल्ड ट्रंप की हेल्प से जो है वो यहाँ पर चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें यहाँ पर ये अरब इजराइल पीस डील बेसिकली यहाँ पर ये है कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो यहाँ पर क्या करेंगी, इजराइल को जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगी। सबसे पहली बार जो किसी कंट्री ने यहाँ पर इसको रिकॉग्नाइज किया था वो कौन सी थी, वो थी इजिप्ट। इजिप्ट की राजधानी आपको कायरो देखने को मिलेगी। तो इन्होंने यहाँ पर जो है 1979 में जो है वो इजराइल को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया था। उनके साथ जो है वो आप ये कह सकते हैं कि एक पीस ट्रीटी जो है वो यहाँ पर साइन करी थी। जॉर्डन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जॉर्डन ने भी यहाँ पर पीस ट्रीटी इनके साथ साइन करी, मतलब कि 1994 में जो है वो यहाँ पर क्या है इन्होंने साइन किया। अब जो ये एग्रीमेंट यहाँ पर अब्राहम एकॉर्ड में हुआ था, इसमें यहाँ पर ये बोला गया था कि यूएई और बहरीन जो है वो एम्बेसीज वगैरह या भी जो एम्बेसडर वगैरह होते हैं वो सब चीजें यहाँ पर करेंगे। तो ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो ये एक इसका पर्पस था। तो अभी जो नई ग्रुपिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है ये पॉसिबल हुई है आफ्टर द रिजम्पशन ऑफ द फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन द इजराइल एंड द यूएई, है ना, क्योंकि यहाँ पर बहरीन के बारे में नहीं बात हो रही है। क्यों? क्योंकि वो इस ग्रुपिंग में नहीं है। तो अभी इसमें बेसिकली जो बात की जा रही है वो इजराइल और यूएई के बारे में जो है वो बात यहाँ पर की जा रही है, और इसी वजह से जो ये चीजें हैं वो यहाँ पर आपको पॉसिबल देखने को मिल रही है। उसके बाद जो दूसरा इश्यू हम यहाँ पर देखेंगे जिसकी वजह से ये ग्रुपिंग आपको देखने को मिल रही है, इसमें टर्की का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टर्की की राजधानी जो है वो अंकारा है, और यहाँ की जो करेंसी है उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लीरा, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है रिसेप एर्डोगान। तो यहाँ पर क्या है कि टर्की का जो रीजनल डोमिनेंस है उसको टैकल करने के लिए भी यहाँ पर ये ग्रुपिंग हुई है, इस तरीके की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो नया क्वाड जो है कैन बी टर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जिंग इंटरेस्ट बिटवीन इंडिया, यूएई एंड इजराइल एमिड टर्किश प्रेसिडेंट रिसेप एर्डोगान असर्टिव क्लेम फॉर द लीडरशिप ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। मतलब यहाँ पर क्या है कि आज के टाइम पीरियड पर जो एर्डोगान साहब है वो यहाँ पर क्या करना चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से जो है, ठीक है, इस्लामिक हेजेमनी जो है वो स्टेब्लिश करना चाहते हैं, और उसका जो लीडर यहाँ पर होगा वो कौन होगा, वो यहाँ पर टर्की जो है वो यहाँ पर होने वाला है। तो कई सारे जो भी यहाँ पर मुस्लिम इश्यूज वगैरह होते हैं उसमें टर्की जो है वो अपनी बात यहाँ पर रखता है। तो वो ये समझ रहा है कि भाई पूरे दुनिया में जो भी यहाँ पर इस्लाम कम्युनिटी है उसके लीडर कौन बनना चाहते हैं, वो रिसेप एर्डोगान जो है वो यहाँ पर बनना चाहते हैं। तो ये चीजें सही नहीं है, क्योंकि वो अलग तरीके से अपनी पॉलिसीज जो है वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो अलग अलग कंट्री जो इस ग्रुपिंग में आपको देखने को मिल रहे हैं उनको फेवर नहीं कर रही है। तो इनको भी टैकल करने के लिए भी आप इस तरीके की जो ग्रुपिंग है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूएस पिवट टू एशिया। द यूएस इज क्लियरली सीकिंग टू लेसन इट्स फुटप्रिंट इन द मिडिल ईस्ट एज पार्ट ऑफ इट्स पिवट टू ईस्ट एशिया टू टैकल चाइनाज राइज व्हिच इज रीड्रॉइंग वेस्ट एशिया ट्रेडिशनल इक्वेशन। मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भाई आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि चाइना जिस तरीके से अपने रिलेशन वगैरह इंप्रूव कर रहा है, जैसे आपने देखा ईरान वगैरह के साथ भी वो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर रहा है, जिस तरीके से अफगानिस्तान की सिचुएशन यहाँ पर चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस तरीके से चाइना का राइज यहाँ पर हो रहा है ना, स्पेशली मिडिल ईस्ट वाले रीजन में, तो उसको यहाँ पर जो है वो यूएसए थोड़ा सा यहाँ पर बदलना चाहता है। वो ये चाहता है कि सारी चीजें जो है वो चाइना के कंट्रोल में देखने को ना मिले। इन ऑर्डर टू कंटेन राइजिंग चाइना असर्टिवनेस द यूएस अंडर इट्स पिवट टू एशिया पॉलिसी हैज लॉन्च क्वाड इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक नैरेटिव, है ना। तो क्वाड इनिशिएटिव जो है उसने यहाँ पर स्टार्ट किया है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मैंने आपको अलग अलग क्वाड के जो 3 पैटर्न है वो भी यहाँ पर बता दिए हैं। तो उसकी तहत आप ये कह सकते हैं कि यूएस की ये पॉलिसी है कि ताकि यहाँ पर जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको थोड़ा सा यहाँ पर मिटिगेट यहाँ पर किया जा सके। इस वजह से भी आप ये नई ग्रुपिंग जो है वो देख पा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो नया ग्रुपिंग हुआ है इसका सिग्निफिकेंस प्यारे भारत के लिए क्या है ना, मतलब सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि शिफ्ट टुवर्ड्स अ रीजनल अप्रोच। द 4 नेशन मीटिंग सजेस्ट इंडिया इज नाउ रेडी टू मूव फ्रॉम बायलैटरल रिलेशन कंडक्टेड इन सेपरेट सिलोज टुवर्ड्स एन इंटीग्रेटेड रीजनल पॉलिसी। मतलब कि जो भी आप अलग अलग कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन यहाँ पर बढ़ा रहे थे, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि हमको एक इंटीग्रेटेड रीजनल पॉलिसी यहाँ पर लेकर आनी पड़ेगी, जिसमें अलग अलग कंट्रीज जिनकी विचारधारा एक जैसी है वो सब साथ में मिलकर काम करेंगे, तो चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से होती हुई दिखाई देंगी। तो रीजनल अप्रोच के ऊपर जो है वो एक नया शिफ्ट जो है वो हमको देखने को मिला। उसके बाद इंडिया का जो वेस्टवर्ड शिफ्ट है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। Much in the manner that the Indo-Pacific has transformed the way India thinks about the East, the notion of a greater Middle East can provide a huge flip to India's engagement with the extended neighborhood to the west। मतलब इससे यहाँ पर क्या होगा कि अभी तक इंडिया जो है वो अपने आसपास के रीजन पे यहाँ पर फोकस करता था, बाहर की कंट्रीज के ऊपर फोकस करता था,
लेकिन इंडिया का जो वेस्टवर्ड शिफ्ट यहाँ पर है, मतलब कि जो वेस्ट डायरेक्शन में आपको लोकेशंस देखने को मिलेंगी, जैसे आप अगर यहाँ पर देखेंगे इस मैप पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इंडिया की लोकेशन यहाँ पर, ये गुजरात आपको देखने को मिल रहा है। तो वेस्ट डायरेक्शन में जो कंट्रीज है, अगर हम यहाँ पर जो है इजराइल के साथ मिलकर, है ना, या जैसे इजराइल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना, उसके बाद यूएई आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, फिर यूएस वगैरह और आगे जाएंगे आप तो आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि इन कंट्रीज के साथ इन्वॉल्व होकर प्यारा भारत जो है वो यहाँ पर क्या करना चाहता है कि इनके आसपास जो लोकेटेड यहाँ पर कंट्रीज हैं उनके साथ भी इनके रिलेशन जो है वो यहाँ पर इनहेंस हो। तो इस तरीके की ग्रुपिंग जो है वो इंडिया के लिए काफी सिग्निफिकेंट आपको देखने को मिलेगी। फिर अगली बात है, पाकिस्तान को टैकल करने के लिए भी यहाँ पर ये ग्रुपिंग ठीक है। फर्दर द न्यू ग्रुपिंग इज ऑल्सो ड्रिवन बाय पाकिस्तान ग्रोइंग अलाइनमेंट विद टर्की एंड इट्स एलिनेशन फ्रॉम इट्स ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग सपोर्टर इन द अरब गल्फ, द यूएई एंड द सऊदी अरेबिया। मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे तो टर्की और पाकिस्तान की गजब दोस्ती यहाँ पर हुई है, ठीक है। दोनों को भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में यहाँ पर डाल दिया गया है ना। पाकिस्तान तो पहले से था, अब टर्की को भी वहां पर एंटर करवा दिया गया है। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो अरब गल्फ वाली कंट्रीज है जैसे यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इनके साथ जो पाकिस्तान वगैरह के रिलेशन है वो आप देखोगे तो काफी इंप्रूव हो रहे हैं, है ना। सऊदी अरेबिया ने भी पहले जो यहाँ पर इनका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था उसके ऊपर पैसे डालने की बात करी थी। यूएई भी अलग अलग तरीके से जो पाकिस्तान है उसको सपोर्ट करता है। इवन अगर आप यहाँ पर क्रिकेट मैचेस वगैरह यहाँ पर देखेंगे तो उसके तहत भी यूएई और पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर इंडिया इनके साथ इस ग्रुपिंग का पार्ट यहाँ पर बनेगा तो इंडिया के जो कुछ पर्सनल इंटरेस्टेड है वो आपको यहाँ पर जो है वो प्रोटेक्ट होते हुए दिखाई देंगे और हम आसानी से जो है वो पाकिस्तान वगैरह को भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग के थ्रू यहाँ पर टैकल कर सकते हैं। और इसी वजह से ये पर्टिकुलर एंगेजमेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगली बात हो रही है डीपनिंग रिलेशन। ओवर द ईयर इंडिया हैज बिल्ड वाइब्रेंट बायलैटरल टाइज विद ऑल द कंट्रीज इन द न्यू ग्रुपिंग। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सभी के साथ जो है ना, यूएस के साथ देख लीजिए आप, उसके साथ यूएई के साथ देख लीजिए, इजराइल के साथ देख लीजिए, सभी कंट्रीज के साथ इंडिया का जो पिछले कई वर्षों में यहाँ पर रिलेशन है वो काफी अच्छा यहाँ पर रहा है। जैसे अगर आप देखोगे क्वाड कंट्रीज के साथ यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ईस्ट एशिया में वो सब कॉमन इंटरेस्ट यहाँ पर जो है वो अपना शेयर करते हैं। जो आपका पहला वाला क्वाड ग्रुप था, है ना, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब ईस्टर्न कंट्रीज हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए फॉर द सेफ्टी ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन उन्होंने पहले यहाँ पर क्वाड जो है वो बना लिया है। आज के टाइम पीरियड पर इजराइल के साथ जो हमने ये ग्रुपिंग यहाँ पर करी है तो इंडिया का जो टॉप डिफेंस सप्लायर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये वन ऑफ जो टॉप डिफेंस सप्लायर है ये आपको इजराइल यहाँ पर देखने को मिलेगा। यूएई के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है, और जो भी यहाँ पर इंडियन वर्कर्स हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं, मतलब रेमिटेंसेस वगैरह जो यहाँ पर इंडिया को मिल रहे हैं, उसके लिए यूएई जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो आपको देखने को मिल रही है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग से इंडिया को जो है वो काफी बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। इंडिया को क्या फायदा होगा, आइयो आपसे पूछेंगे कि इंडिया जो ने ये इजराइल और यूएई और यूएसए के साथ एक नया क्वाड बनाया है, ठीक है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी, तो वो आपको पता होना जरूरी है। उसके क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि भाई ये नई ग्रुपिंग आपको देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ हमको ये भी पता होना चाहिए कि उसका इंडिया के ऊपर जो है वो क्या इंपैक्ट होगा। तो ये मैंने आपको क्वाड के बारे में बताया था, जो क्वाड का दूसरा ग्रुपिंग था उसके बारे में मैंने जानकारी आपको प्रोवाइड करी थी, जिसमें यूएसए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये आपको 4 कंट्रीज यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। अब इसमें वे फॉरवर्ड के बारे में बात करेंगे तो वे फॉरवर्ड में देखिए बताया जा रहा है कि टू अर्ली टू कॉल, व्हाइल इट इज टू अर्ली टू स्पीक ऑफ द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ सच अ ग्रुपिंग, देयर आर एरियाज वेयर इट कैन डीपन इट्स एंगेजमेंट। जैसे ट्रेड हो गया, है ना, मतलब अभी यहाँ पर क्या है कि हम लोग अभी ये ग्रुपिंग बनी है तो इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस यहाँ पर क्या होगी, है ना, किस तरीके से ये काम करेंगे, उतना ज्यादा भी इसके बारे में बोला नहीं जा सकता। लेकिन ये सभी कंट्रीज अपने ट्रेड के बारे में, ठीक है, एनर्जी टाइज के बारे में, क्लाइमेट चेंज में लड़ाई में, और जो भी यहाँ पर मैरीटाइम सिक्योरिटी है, उन सब चीजों में जो है वो साथ साथ यहां पर काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कीपिंग डिस्टेंस फ्रॉम regional rivalries, India should be careful not to get sucked into the many conflict of West Asia that could intensify amid growing regional rivalries। ठीक है, आप सभी को पता है कि वेस्ट एशिया में अलग तरीके की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। जैसे आप देखोगे सऊदी अरेबिया हो गया, है ना, फिर उसके बाद ईरान हो गया, इजराइल हो गया, तो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। कई सारे यहाँ पर रिबल ग्रुप्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज में यहाँ पर आपको काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इंडिया को काफी सावधान यहाँ पर रहने की आवश्यकता है कि भाई हम इस तरीके की किसी भी यहाँ पर जो भी राइवलरीज यहाँ पर देखने को मिल रही है उसके यहाँ पर बिल्कुल भी पार्ट ना बने, क्योंकि ये इंडिया के लिए बिल्कुल भी सही साट जो है अप्रोच यहाँ पर नहीं रहेगी। फिर उसके बाद इंगेजिंग विद ईरान के बारे में बात हो रही है। इंडिया इज फेसिंग डीपनिंग इनसिक्योरिटीज इन कॉन्टिनेंटल एशिया आफ्टर द अमेरिकन विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ईरान के साथ जो है वो थोड़ा सा इंगेज करने की आवश्यकता है। सो द चैलेंज बिफोर इंडिया इज टू रिटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप
with Iran even as it seeks to build a stronger regional partnership with the US Israel UAE bloc। ठीक है, हम लोग भले US Israel UAE के साथ जो है वो यहाँ पर ब्लॉक बना रहे हैं, लेकिन हमको एक बात ये ध्यान रखना है कि हमारे जो है वो रिलेशन ईरान के साथ खराब नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर जो हमने छबार पोर्ट में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया है, ठीक है, वो सब चीजें वेन में जाती हुई आपको दिखाई देंगी और फिर ईरान जो है वो चाइना की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो उसकी अप्रोच जो हमने सोचकर यहाँ पर छबार पोर्ट वगैरह को डेवलप किया, जो भी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, वो सब चीजें यहाँ पर खराब होगी। तो ग्रुपिंग से क्या है कि आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा ईरान को, है ना, ये नहीं कि ईरान के साथ आपने यहाँ पर जो है पूरी तरीके से उसको आइसोलेट कर दिया, ऐसा आपको नहीं करना है, बिकॉज ईरान इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस, तो उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये था एक नया क्वाड जिसके बारे में मैंने आपके साथ जानकारी यहाँ पर जो है वो डिस्कस करी है, और आई होप ये सारी चीजें जो है वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब मैं एक आर्टिकल यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जिसमें मैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बात करूंगा। ठीक है, अलग अलग तरीके से जो चाइल्ड है उनको एक्सप्लॉइट यहाँ पर किया जाता है, उसमें एक सेक्सुअल अब्यूज जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जिसको यहाँ पर टैकल करने की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो अभी ये पर्टिकुलर आर्टिकल क्यों डिस्कस कर रहा हूं मैं, क्योंकि रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसको बोलते हैं ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2021। इसको रिलीज किसके द्वारा किया गया है, इसको रिलीज किया गया है वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस, और इसने रिवील किया है कि कोविड-19 had contributed to a significant spike in child sexual exploitation and abuse online। मतलब कि कोविड-19 की वजह से जो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और जो चाइल्ड अब्यूज यहाँ पर होता है ऑनलाइन वो भी यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये टॉपिक जो है वो काफी सिग्निफिकेंट यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में ये बातें यहाँ पर करी गई है और वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस के द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर रिलीज करी गई है। The report outlines the scale and scope of child sexual exploitation and abuse online as well as an overview of the global response to the issue। मतलब इन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि जो भी स्केल है, जो भी स्कोप है कि भाई किस किस तरीके से चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पर हो रहा है, जो अब्यूज है वो ऑनलाइन यहाँ पर हो रहा है, और किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज ने इसको टैकल करने के लिए अपना रिस्पॉन्स यहाँ पर दिया है, उसके बारे में यहाँ पर इस रिपोर्ट में बात करी गई है। बाकी अगर हम ये वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस के बारे में बात करेंगे तो ये एक ग्लोबल मूवमेंट है ऑफ मोर देन 200 गवर्नमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि साथ में आपको काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो ग्लोबल रिस्पॉन्स है चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एंड अब्यूज ऑनलाइन का, उसको थोड़ा सा यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया जा सके। तो वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस जो है वो करीब 200 गवर्नमेंट का यहाँ पर एक अलायंस है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी देखने को मिलेंगे, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलेंगे, और ये सभी लोग साथ में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एक्सप्लॉइटेशन को यहाँ पर जो है वो सही तरीके से यहाँ पर टैकल किया जा सके। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे परसेंटेज ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय ऑनलाइन सेक्सुअल हार्म, ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि हर जगह पर जो है वो आपको एक कंटेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे अगर आप नॉर्थ अमेरिका में देखोगे परसेंटेज ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय ऑनलाइन सेक्सुअल हार्म, मतलब कि कितने लोग हैं वहां पर जो कि ऑनलाइन सेक्सुअल हार्म से यहाँ पर आपको अफेक्टेड देखने को मिलेंगे। तो नॉर्थ अमेरिका में करीब 71% लोग हैं जो आपको अफेक्टेड देखने को मिलेंगे, सेंट्रल अमेरिका में 59%, लैटिन अमेरिका जिसको हम साउथ अमेरिका कहते हैं 49% आपको देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद सदर्न अफ्रीका में आप देखोगे तो 57%, सेंट्रल अफ्रीका में देखोगे तो 31%, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में अगर आप देखोगे तो ये आपको 44%, वेस्टर्न यूरोप में 65% यहाँ पर हो गया, ईस्टर्न यूरोप एंड कॉमनवेल्थ, ठीक है, ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स 44% है। साउथ एशिया का फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि भारत जो है वो आपको साउथ एशिया में देखने को मिलेगा तो 50% है, और उसके बाद ईस्ट एशिया 44% है, साउथ ईस्ट एशिया जो है ये 52% है, ऑस्ट्रेलिया वाला जो रीजन है यहाँ पर आपको 67। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैक्सिमम परसेंटेज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिल रहा है, साउथ एशिया में आपको 50% पॉपुलेशन जो है वो ऑनलाइन सेक्सुअल हार्म से जो है वो अफेक्टेड यहाँ पर देखने को मिलेगी, और सेंट्रल अफ्रीका वगैरह में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा परसेंटेज जो है वो कम है। और ये बात जो है ये पॉपुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है कि कहां पर कितनी पॉपुलेशन जो है वो रह रही है। ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है इसमें क्या क्या जो है कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं उनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात बताई गई है कि इन द पास्ट 2 years द रिपोर्टिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एंड ऑनलाइन अब्यूज हैज रीच्ड इट्स हाईएस्ट लेवल। मतलब पिछले 2 साल में जो रिपोर्टिंग यहाँ पर होती है चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एंड ऑनलाइन अब्यूज की, वो यहाँ पर अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है। कोविड-19 क्रिएट अ परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ कंडीशंस दैट फ्यूल्ड अ राइज इन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एंड अब्यूज अक्रॉस द ग्लोब, है ना। कोविड-19 ने यहाँ पर एक परफेक्ट स्टॉर्म यहाँ पर क्रिएट किया है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो टोटल यहाँ पर केसेस वगैरह है ये आपको बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दिए।
उसके बाद यहां पर अगला पॉइंट बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट वॉच फाउंडेशन द राइज इन चाइल्ड सेल्फ जनरेटेड सेक्सुअल मटेरियल इज अनदर वरिंग ट्रेंड। मतलब आज के टाइम पीरियड पर बच्चों के जो सेल्फ जनरेटेड यहां पर सेक्सुअल मटेरियल यहां पर देखने को मिल रहे हैं वो भी एक वरिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ट्रांसजेंडर हो गए, नॉन बाइनरी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एलजीबी जो कम्युनिटी होती है यहाँ पर, है ना, डिसेबल्ड वगैरह हो गए। तो रिपोर्ट यहाँ पर ये कह रही है कि ये लोग जो है वो आप ये कह सकते हैं कि जो भी सेक्सुअल हार्म्स यहाँ पर हैं, ठीक है, वो ज्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पर करेंगे अपने बचपन के दौरान। तो ये भी बात यहाँ पर आपको बताई जा रही है। अगर हम इंडियन सिनेरियो के बारे में देखें तो भारत के बारे में यहाँ पर क्या क्या चीजें बताई गई हैं। ड्यूरिंग द पैंडेमिक द नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन NCMEC, है ना, नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन इंडिकेटेड 106% इंक्रीज इन द रिपोर्ट ऑफ सस्पेक्टेड चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन टू इट्स ग्लोबल साइबर टिपलाइन। मतलब यहां पर क्या आएगी, जो टोटल इंक्रीमेंट यहां पर देखने को मिला वो करीब 106% का जो है वो इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है भारत में। एनसीएमईसी जो है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस के द्वारा जो है वो यहां पर स्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। फर्दर ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन इन इंडिया देयर वाज अ 95% राइज इन सर्चेस फॉर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। मतलब यहां पर क्या है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल के लिए जो सर्च आपको देखने को मिल रहा है, जो लोग उसको देखना चाह रहे हैं, वो भी आपको 95% जो है वो केस आपको यहां पर बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो ये इंडियन सिनेरियो है। तो कभी भी अगर रेप केसेस वगैरह आपको देखने को मिले, है ना, या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड कोई टॉपिक यहां पर देखने को मिले, तो आप ये सब दोनों पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन ने 106% केस यहां पर बताया है कि रिपोर्ट यहां पर ज्यादा हुए हैं, और साथ ही साथ 95% जो लोग हैं वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल को सर्च जो कर रहे हैं वो भी यहां पर आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि जब भी यहां पर ये आपको चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज देखने को मिलेगा तो इससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आपस में रिलेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जो होता है वो मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम होती है, जिससे आप ये कह सकते हैं बच्चों की जो फिजिकल सेफ्टी है, मेंटल हेल्थ है, वेल बीइंग है, और जो उनका बिहेवियरल एस्पेक्ट है वो यहाँ पर क्या है कि उसको नेगेटिवली जो है वो यहाँ पर इंपैक्ट डालता हुआ दिखाई देगा। मतलब मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम है, केवल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज नहीं होगा, उससे फिजिकल सेफ्टी, मेंटल हेल्थ, वेल बीइंग और उसका जो बिहेवियर है, इन सब चीजों के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरी बात है एम्प्लीफिकेशन ड्यू टू डिजिटल टेक्नोलॉजीज। देखिए, मोबाइल एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैज फर्दर एम्प्लीफाइड चाइल्ड अब्यूज एंड एक्सप्लॉइटेशन। आज के टाइम पीरियड पर लोग मोबाइल और डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इतना प्रयोग कर रहे हैं जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि चाइल्ड अब्यूज और एक्सप्लॉइटेशन जो है वो बहुत बढ़ रहा है। न्यू फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज लाइक ऑनलाइन बुलिंग, है ना, ऑनलाइन बुली यहाँ पर हो रहे हैं लोग, हरासमेंट हो रही है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर आपको इमर्ज होती हुई यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ इनइफेक्टिव लेजिस्लेशन आप देखेंगे। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इनेक्ट किया है जिसको बोलते हैं पॉक्सो एक्ट, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये 2012 का एक्ट है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, उनको सेक्सुअल अब्यूज से प्रोटेक्ट करने में ये जो पर्टिकुलर एक्ट है वो पूरी तरीके से यहाँ पर फेल हो गया है ना। इसको याद रखिएगा, पॉक्सो का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, और ये 2012 का एक्ट है, ठीक है। अब इसमें यहां पर क्या है कि ये जो फेल आपको ये होता हुआ दिखाई दिया है ना, ये जो पॉक्सो एक्ट का फेलियर के बारे में बात हो रही है, इसके यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये फेल हुआ है। पहली बात, आपको अगर कन्विक्शन रेट, कन्विक्शन मतलब अगर किसी को सजा वगैरह यहां पर सुनानी है तो वो बहुत कम है। द रेट ऑफ कन्विक्शन अंडर द पॉक्सो एक्ट इज ओनली अबाउट 30%, 32%। if one takes the average of the past 5 year and the percentage of case pending is 90%। मतलब यहां पर क्या है कि कन्विक्शन रेट जो है अगर पिछले 5 साल के केसेस का एवरेज निकाला जाए तो केवल 32% है, और अगर पेंडिंग केसेस के बारे में बात करेंगे तो 90% जो है वो पेंडिंग केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा नहीं। उसके बाद जुडिशियल डिले, द कठुआ रेप केस took 16 months for the main accused to be convicted, whereas the POCSO Act clearly mentioned that the entire trial and conviction process has to be done in 1 year, है ना। मतलब कि पोक्सो एक्ट में जो है वो मेंशन किया गया है कि जो भी ट्रायल होंगे, है ना, और जो भी कन्विक्शन होगा वो 1 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन कठुआ जो रेप केस यहाँ पर हुआ था उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें 16 महीने तो ऐसे ही लग गए। इतना मतलब उसको कितनी ज्यादा तवज्जो मिली थी, है ना, कितने सारे लोगों ने उसके खिलाफ यहाँ पर आवाज उठाई थी, तो 16 महीने यहाँ पर लग गए। फिर उसके बाद है कि अनफ्रेंडली टू चाइल्ड, चैलेंजेस रिलेटेड टू एज डिटर्मिनेशन ऑफ द चाइल्ड, स्पेशली लॉस दैट फोकस ऑन बायोलॉजिकल एज एंड नॉट द मेंटल एज। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एक यहाँ पर क्या है कि ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर आपको चीज देखने को मिलेगी, ये थोड़ा ये जो एक्ट है ना ये अनफ्रेंडली है ना। मतलब इसमें क्या होता है कि एज डिटर्मिनेशन जो है उसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाता है ना। अब जैसे यहाँ पर क्या होता है कि
जो लॉ है ना वो किसके बारे में बात करता है, वो यहाँ पर बायोलॉजिकल एज के बारे में बात करता है, ठीक है, मेंटल एज के बारे में बात नहीं करता। अगर मान लीजिए कि बायोलॉजिकल किसी की एज जो है वो यहाँ पर कितने साल की है, 12 साल की है, लेकिन उसकी मेंटल एज जो है वो और भी छोटी है, मतलब वो 6 साल की मेंटल एज है, लेकिन हम कंसीडर किसको करेंगे, हम 12 साल वाली को कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये बात भी जो है आप ये कह सकते हैं कि ये अनफ्रेंडली जो है वो आपको दिखने को मिलेगा। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीडी में भाई साहब, इसको आप बोलेंगे तो आपको मतलब जो है आप समझ नहीं सकते हैं कि कितनी तालियां बजेगी आपके लिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको साथ साथ में यहाँ पर नोट करके चलनी है, ताकि आप अपने जीडी वगैरह को भी चीजों को अच्छे से प्रयोग कर सकें, ठीक है। अब भारत में क्या है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को प्रिवेंट करने के लिए भारत सरकार ने अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव यहां पर लिए हैं, ठीक है। जैसे चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन यूनिट यहां पर डेवलप करी गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक इनिशिएटिव यहां पर स्टार्ट किया गया। आपको मुझे ये बताना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो यहां पर ये प्रोग्राम चलाया गया, ये कौन सी ईयर में स्टार्ट किया गया था। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जुवेनाइल बेसिकली वो लोग होते हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है, ठीक है। केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000 हो गया। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 का, और चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016। तो इस तरीके के अलग अलग तरीके के जो है ये प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा जो है वो चलाए गए हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से वो लोगों को यहाँ पर बेनिफिट यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहते हैं और कोशिश करना चाहते हैं कि भाई चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जो है उसको प्रिवेंट यहाँ पर किया जा सके। एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जिसको बोलते हैं ऑपरेशन स्माइल, है ना, जिसको ऑपरेशन मुस्कान भी कहते हैं। ये कौन सी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, ताकि जो भी मिसिंग चिल्ड्रेन है उनको रेस्क्यू किया जाए और जो भी रिहेबिलिटेशन वगैरह होता है वो सब चीजें प्रोवाइड की जाए। तो इसके लिए ऑपरेशन मिसाइल सॉरी नॉट मिसाइल ऑपरेशन स्माइल जो है वो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पर स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जिसके बारे में जानकारी ध्यान रखनी है, और इस तरीके के टॉपिक आपके ग्रुप डिस्कशन वगैरह में जो है वो पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद अब इसमें वे फॉरवर्ड के बारे में बात करें कि भाई आगे हमको किस तरीके से काम करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क की यहां पर आवश्यकता है ना। रिपोर्ट कॉल्स फॉर प्रायोरिटाइजिंग प्रिवेंशन एक्टिविटीज अगेंस्ट अब्यूज, क्रिएटिंग सेफ ऑनलाइन एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रेन। मतलब यहां पर क्या है कि हमको जो भी यहाँ पर अब्यूज वगैरह वाली एक्टिविटीज है उससे उन्हें बचाना है, साथ ही साथ जो सेफ यहाँ पर इन्वायरमेंट होता है ऑनलाइन वो बच्चों के लिए यहाँ पर क्रिएट करना है। इसलिए क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो कई जगह पर ये बोला जाता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर आपने वीडियो बनाया है या वीडियो शेयर कर रहे हो आप, है ना, ये बच्चों के लिए है या नहीं है ना, क्योंकि बच्चों के लिए अगर आप करोगे तो उनका एक अलग तरीके का जो चैनल है वो आपको देखने को मिलेगा, वहां पर बच्चों से रिलेटेड चीजें होती हैं। बिसाइड कॉलिंग ऑन ऑल विद द रोल टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन टू वर्क टुगेदर टू ड्रामेटिकली इंप्रूव द रिस्पॉन्स, ठीक है। अकेले करने से काम नहीं होगा, सब लोगों को साथ में यहाँ पर आना पड़ेगा। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क की आवश्यकता है और मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच यहाँ पर काम करेगी। मतलब इसमें पेरेंट्स भी आएंगे, स्कूल्स भी आएंगे, कम्युनिटीज भी आएंगे, एनजीओ पार्टनर्स भी आएंगे, लोकल गवर्नमेंट भी आएंगे, पुलिस भी आएंगे, लॉयर भी आएंगे, टू इंश्योर बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क, पॉलिसीज, नेशनल स्ट्रेटेजीज एंड स्टैंडर्ड। तो जो भी चीजें यहाँ पर आप इंप्लीमेंट करने वाले हो, चाहे वो लीगल फ्रेमवर्क हो, पॉलिसीज हो, नेशनल स्ट्रेटेजीज हो, स्टैंडर्ड्स हो, उन सब चीजों को जो है वो अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच यहाँ पर लगानी पड़ेगी। सेक्स एजुकेशन के ऊपर थोड़ा सा हमको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, इन चीजों को बताना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टच के बारे में यहाँ पर बताना पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्ट यहाँ पर यह भी कहती है कि इस तरीके की चीजें जो है वो जो जान पहचान के लोग होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर ज्यादा करा जाता है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न निकलकर सामने आ रहा है। तो यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क की आवश्यकता है और मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच उस कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करने के लिए यहां पर चाहिए, तब हम इस तरीके की चीजों को थोड़ा सा यहां पर कम कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखना आवश्यक है। चलिए अब अगली बात हम यहां पर करने वाले हैं। इसमें क्या हुआ है कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसने यहां पर क्या कर दिया है कि पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट में डाल दिया है ना। मतलब इसमें क्या है कि केवल पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में नहीं है, और इन्होंने साथ ही साथ में जो है वो जॉर्डन हो गया, ठीक है, माली हो गया और टर्की हो गया, है ना। मतलब पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान जो है वो पहले से ही ग्रे लिस्ट में था, है ना, उसको अभी यहां पर क्या कर दिया है कि उसको जो है वो दोबारा यहां पर ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू कर दिया है ना। और साथ ही साथ यहां पर क्या है कि जॉर्डन, माली और टर्की, ये 3 और कंट्रीज हैं जिनको यहां पर ग्रे लिस्टिंग में डाला गया है ना। और साथ ही साथ यहां पर एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, 2 कंट्री है, पहली हो गई आपकी बोत्सवाना और दूसरी हो गई आपकी मॉरिशस। इनको यहां पर क्या किया गया है कि ग्रे लिस्ट से यहां से बाहर निकाल दिया गया है। तो रिसेंटली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को रिटेन किया ग्रे लिस्ट में, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग लिस्ट में, इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट। मतलब उसको मॉनिटर किया जाएगा कि जो भी चीजें उसको बोली गई हैं वो सही तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के साथ जॉर्डन, माली और टर्की, है ना, इसको यहां पर क्या किया गया, इसको जो है वो ग्रे लिस्ट में डाला गया। बोत्सवाना और मॉरिशस को जो है वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम थोड़ा सा
FATF के बारे में जानते हैं, उनकी जो भी यहाँ पर ये लिस्ट होती है वो क्या होती है, कैसे होती है, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स देखिए, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको 1989 में स्टेब्लिश किया गया था G7 कंट्रीज के द्वारा। पेरिस में इनकी एक समिट हुई थी, तब वहां पर बोला गया कि हम लोग जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसको यहाँ पर हमको स्टेब्लिश करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है ये किसी भी कंट्री का जो भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेरर फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क है, देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले जो है FATF केवल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काम करता था। जो हवाला मनी होती है, जो गलत तरीके से पैसे यहाँ पर इंजेक्ट किए जाते हैं किसी भी देश की इकोनॉमी में, उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर ये काम करता था। लेकिन फिर 9/11 का यहाँ पर अटैक हुआ। 9/11 का अटैक कब हुआ? 2001 में। उस टाइम पर जो है इसमें एंटी टेरर जो फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क है उसको भी इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा 2001 में जो है ये एंटी टेरर फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क के तहत भी काम करने लगा। तो ये कंट्री कोई भी हो उसको ये देखती है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आप किस तरीके से काम कर रहे हो, या जो टेरर फाइनेंसिंग होती है उसको किस तरीके से आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। ये सब चीजें जो होती है वो यहाँ पर मॉनिटर किया जाता है। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा कि ये किसी इंडिविजुअल केसेस को नहीं टैकल करेंगे, है ना। ओवरऑल यहाँ पर जो भी चीजें हो रही है उस कंट्री से रिलेटेड, उनको यहाँ पर इनके द्वारा देखा जाता है। ये किसी पर्टिकुलर जो यहाँ पर इंडिविजुअल केस होते हैं उनको यहाँ पर टैकल नहीं करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड्स को सेट करना, और साथ ही साथ जो भी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होता है, जो लीगल हो गया, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल मेजर्स होते हैं, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के खिलाफ जो है वो यहाँ पर क्या करी जा सके, लड़ाई लड़ी जा सके, और जो रिलेटेड थ्रेट्स हैं उनको भी यहाँ पर थोड़ा सा मिनिमाइज किया जा सके, ताकि इंटीग्रिटी ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो यहाँ पर मेंटेन रहता हुआ दिखाई दे, है ना। क्योंकि किसी देश में भी अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग यहाँ पर हो रहा है ना, तो ये सब चीजें गलत है। और पाकिस्तान का रिकॉर्ड तो इसमें हमेशा ही खराब रहता है ना। उनके यहाँ सारे जो उनके आका लोग हैं वो उनके वहां पर रहते हैं ना, वहां पर रैली करवाते हैं वो, है ना, भाषण देते हैं, लोग मोटिवेट होते हैं, तो इस तरीके की चीजें चलती रहती हैं। तो हमें इन सब चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, और उसी के बिहाफ में जो है ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स काम करती है। अगर हम इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये आपको पेरिस में देखने को मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया मेंबर नहीं है, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसके हेडक्वार्टर में ही आपको पेरिस में FATF का भी हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। अब उसके बाद अगर आप बात करेंगे, FATF में करंटली जो है 39 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। पहला कौन सा है? एक है यूरोपियन कमीशन और दूसरा है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। FATF में टोटल 39 मेंबर्स हैं, जिसमें से 2 आपको जो है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेंगे। एक हो गया आपका यूरोपियन कमीशन और एक हो गया आपका गल्फ कॉपरेशन। भारत जो है वो FATF का मेंबर आपको देखने को मिलेगा। जो भी डिसीजन मेकिंग यहाँ पर FATF में होती है वो कौन करता है? वो FATF की जो प्लेनरी यहाँ पर बॉडी है वो यहाँ पर करेगा। और FATF की मीटिंग एक साल में अगर आप देखोगे तो 3 बार यहाँ पर होती है। मतलब FATF जो है वो साल में 3 बार आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। अब अगर हम लिस्ट के बारे में बात करेंगे तो 2 तरीके की लिस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगी। पहली जो लिस्ट होती है इसको बोलते हैं हम ग्रे लिस्ट, दूसरी लिस्ट बोलते हैं ब्लैक लिस्ट। ठीक है, अगर आप चीजें सुधार लोगे तो आप ब्लैक लिस्ट में नहीं जाओगे, क्योंकि ब्लैक लिस्ट जो होती है वो यहाँ पर और भी खतरनाक आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर क्या है कि ग्रे लिस्ट मतलब वो लिस्ट होती है जिसमें उन कंट्रीज को रखा जाता है दैट आर कंसीडर्ड सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर पुट इन द FATF ग्रे लिस्ट। जिसको लगता है कि भाई यहाँ पर क्या है कि इन कंट्रीज में कुछ जो टेरर फंडिंग वगैरह है या मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह है वो हो रही है। ठीक है, तो हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप इन सब चीजों के ऊपर थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा कि दिक्कत यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, दिस इंक्लूजन सर्व एज अ वार्निंग टू द कंट्री दैट इट मे एंटर द ब्लैक लिस्ट। ठीक है, तो ये एक वार्निंग की तरह रहता है कि अगर आपने इसके ऊपर काम नहीं किया तो हम आपको ब्लैक लिस्ट में जो है वो यहाँ पर डाल देंगे। अब ब्लैक लिस्ट में अगर हम बात करेंगे तो अगर ग्रे लिस्ट में जाने के बाद भी अगर आपने सही तरीके से काम नहीं किया तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। तो इन कंट्रीज को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज आर पुट इन द ब्लैक लिस्ट। जो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती हैं, जो भी यहाँ पर आदेश दिया गया उसका पालन नहीं करती हैं, तो उनको यहाँ पर क्या करते हैं कि ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल 100% श्योर यहाँ पर हो गया है कि ये टेरर फंडिंग और जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह होता है उस एक्टिविटीज को यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। अच्छा, FATF जो है वो क्या करता है कि ब्लैक लिस्ट वगैरह में जो आपको कंट्रीज देखने को मिलेगी या ग्रे लिस्ट वगैरह में देखने को मिलती है, तो उसमें कंट्रीज को जो है वो रेगुलर बेसिस पे अपडेट करता रहता है। कुछ कंट्रीज को हटाएगा, लेकर आएगा, अगर उन्होंने एक्शन वगैरह यहाँ पर लिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। करंटली अगर हम बात करेंगे तो ईरान हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो कोरिया है, ठीक है, जिसके आपको सुप्रीम कमांडर देखने को मिलेंगे किम जोंग यून, है ना, तो उनको यहाँ पर क्या रखा गया? उनको यहाँ पर ब्लैक लिस्ट में रखा गया। तो ईरान हो गया आपका,
और उसके बाद यहाँ पर जो आपका नॉर्थ कोरिया है उसको यहाँ पर अभी इसकी जो ब्लैक लिस्ट है उसमें यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको अभी के टाइम पीरियड पर जो कंट्रीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी उसमें कौन कौन सी है जो ग्रे लिस्ट में है। तो एक हो गया आपका पाकिस्तान, एक जॉर्डन, माली और टर्की, है ना, क्योंकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे पूछ सकते हैं कि अभी और कौन सी कंट्रीज है जो ग्रे लिस्ट में है। तो जॉर्डन है, माली है, टर्की है और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। एफएटीएफ के जो चीफ है इनका नाम है मार्कस प्लेयर। तो इन्होंने यहां पर बोला है कि पाक कोऑपरेटिंग, देखो पाकिस्तान हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड 30 आउट ऑफ 34 एक्शन पॉइंट्स। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है कि पाकिस्तान को 34 एक्शन पॉइंट यहां पर लेने हैं और 30 पॉइंट जो है वो ऑलरेडी उन्होंने यहां पर कंप्लीट किए, मतलब पाकिस्तान जो है वो कोऑपरेट कर रहा है। सो देयर वाज नो डिस्कशन ऑन ब्लैक लिस्टिंग। द गवर्नमेंट इज कोऑपरेटिंग with FATF and we urge it to address the remaining 4 items as soon as possible। ठीक है, तो रिमेनिंग जो 4 आइटम्स हैं उसको आप यहां पर क्या करिए, उसमें जो है वो यहां पर उसके ऊपर काम करिए। उसके बाद यहां पर जो है FATF जो है एक टेक्निकल बॉडी है एंड वी टेक आवर डिसीजन बाय कंसेंसस। इट इज नॉट वन कंट्री बट 39 jurisdiction एंड द डिसीजन इज टेकन बाय कंसेंसस ऑन अ jurisdiction टू बी पुट अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग। मतलब यहां पर क्या है कि हम लोग जो है वो केवल इंडिया के प्रेशर से काम नहीं करते कि इंडिया बोल रहा है इसलिए हम करेंगे। जो भी कंसेंसस होते हैं 39 मेंबर्स के द्वारा, उसके बेसिस पे हम यहां पर डिसीजन लेते हैं। तो ये बात इन्होंने यहां पर बताई है। ठीक है, अब यहां पर देखिए पाकिस्तान इज रिटेन फॉर फॉलोइंग टू इफेक्टिवली इंप्लीमेंट द ग्लोबल एफएटीएफ स्टैंडर्ड एंड ओवर इट्स लैक ऑफ प्रोग्रेस ऑन इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ। अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखिएगा, यहां पर बोला जा रहा है कि लैक ऑफ प्रोग्रेस ऑन इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ द सीनियर लीडर्स एंड कमांडर्स ऑफ यूएन डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप्स। ठीक है, मतलब जैसे हाफिज शहीद हो गए, है ना, फिर मसूद अजहर वगैरह हो गए, तो ये सब क्या है कि ये यूएन डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप्स हैं, है ना, जैसे लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद। तो आप यहां पर क्या कर रहे हो कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हो, है ना, इनका जो है प्रोसिक्यूशन नहीं कर रहे हो कि अगर ये गिल्टी पाए जाते हैं जो पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान के अलावा, तो इनको जेल की हवा खिलाओ भाई साहब, है ना। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि वो चीजें नहीं हो पा रही है। पाकिस्तान विल रिमेन ऑन द ग्रे लिस्ट, ठीक है, टिल इट एड्रेस ऑल आइटम्स ऑन द ओरिजिनल एक्शन प्लान एग्रीड इन जून 2018। ठीक है, जब जून 2018 में 34 प्लान बताए गए थे एक्शन प्लान, जब तक इसको फुलफिल नहीं करेगा पाकिस्तान, ये ग्रे लिस्ट में यहां पर रहेगा। एज वेल एज आइटम्स ऑन द पैरेलल एक्शन प्लान्स हैंडेड बाय द एफएटीएफ रीजनल पार्टनर एशिया पैसिफिक ग्रुप इन 2019। मतलब यहां पर क्या है कि जो एफएटीएफ का रीजनल पार्टनर है, जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है, यहां पर जो एशिया पैसिफिक के रीजन्स को यहां पर जो है वो यहां पर रिपोर्ट करता है एफएटीएफ की डिसीजन मेकिंग बॉडी को, तो उसके द्वारा भी 2019 में कुछ चीजें थी जो यहां पर बताई गई थी। तो अगर उसको वो फुलफिल नहीं करेगा तो ग्रे लिस्ट से यहां पर बाहर नहीं निकलेगा। गवर्नमेंट हैज 2 concurrent action plan with a total of 34 action plan. It has largely addressed 30 of the items। ठीक है, मतलब अब यहां पर क्या है कि एक तो ये एफएटीएफ की जो मेन बॉडी है उसने यहां पर कुछ प्लान्स इसके लिए बताए हैं, और एक जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है उसने कुछ प्लान्स यहां पर बताए हैं। टोटल मिला के 34 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से 30 यहां पर ये एड्रेस कर रहा है, बाकी नहीं कर रहा है। पाकिस्तान हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस एंड इट हैज largely addressed 26 out of 27 items on the action plan it first committed to in the June 2018। The item on the financial terrorism still needed to be addressed। मतलब यहां पर ये बोला जा रहा है कि जो 2018 में 27 यहां पर आइटम्स बताए गए थे उनमें से 26 उसने एड्रेस कर लिए, है ना। लेकिन यहां पर क्या है कि जो फाइनेंशियल टेररिज्म से रिलेटेड यहां पर आइटम्स हैं उनके ऊपर एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और 2019 का जो एक्शन प्लान है ये लार्जली यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग डेफिशिएंसीज के ऊपर फोकस करता है ना। मतलब कि 2018 में जो चीजें थी वो किससे रिलेटेड है, या आपके यहाँ पर जो फाइनेंशियल टेररिज्म से रिलेटेड है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 2019 का जो एक्शन प्लान है जो कि एशिया पैसिफिक ग्रुप ने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, ये मनी लॉन्ड्रिंग की जो डेफिशिएंसीज है इससे रिलेटेड है। तो ओवरऑल याद रखिएगा 34 में से 30 को एड्रेस करते हैं, 4 को नहीं कर पा रहे। एफएटीएफ ने यहाँ पर एडवाइस किया है पाकिस्तान को कि इनको कंटिन्यू काम करना चाहिए, कि जो बचे हुए 6 स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसीज हैं उनके ऊपर आप यहाँ पर काम करिए, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल कॉपरेशन है, कि जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग लॉ है उसको आप थोड़ा अमेंड करिए, है ना, एंड डिमॉन्स्ट्रेट करिए कि डिमॉन्स्ट्रेट दैट असिस्टेंट वाज बीइंग साउट फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज इन इंप्लीमेंटिंग द यूएनएससीआर 1373 डेजिग्नेशन। ठीक है, मतलब कि यूएनएससीआर का जो यहाँ पर 1373 डेजिग्नेशन है उसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करिए। ठीक है, अच्छा, ये यूएनएससीआर का जो यहाँ पर 1373 यहाँ पर रिजोल्यूशन है ये 2001 में अडॉप्ट किया गया था, और ये बोलता है कि इंटरनेशनल टेररिज्म जो है a threat to international peace and security and imposes binding obligation to UN member state। मतलब कि जो भी यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर हैं, 2 ऑब्जर्वर मेंबर हैं, ठीक है, उसमें सभी के ऊपर जो है वो यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल ऑब्लिगेशन यहाँ पर है कि भाई आपको जो है वो टेररिज्म वगैरह से रिलेटेड यहाँ पर कुछ काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, टेररिस्ट एक्टिविटीज
मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जो है उसके खिलाफ आपको यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर समझेंगे तो कुछ चीजें हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, प्रोसिक्यूशन वगैरह करना है, ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। ओके, बाकी मैंने ये आपको ऑलरेडी बता दिया कि 27 एक्शन प्लान था, ठीक है, और इसमें बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर फोकस करना है। पहली लिस्ट जो थी वो 2008 में यहाँ पर आई, ठीक है। पाकिस्तान को सबसे पहले जो ग्रे लिस्ट में डाला गया था वो कब डाला गया था, 2008 में डाला गया था, और इसको 2019 में जो है हटा दिया गया था, और बाद में फिर इसको जो है, ठीक है, अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग फ्रॉम 2012 से 2015, फिर अभी 2018 से लगातार आपको वहीं पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट में यहाँ पर डाला गया है, तो इससे क्या होता है कि इस कंट्री की जो भी यहाँ पर प्रोस्पेक्ट है उस पर एडवर्स इंपैक्ट यहाँ पर पड़ता है, क्योंकि इसको किसी भी तरीके का फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो वर्ल्ड बॉडी से नहीं मिलता, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट वगैरह हो गया, आईएमएफ वगैरह जैसे बेल आउट पैकेज वगैरह देता है, लेकिन उसकी रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं। तो जितना फायदा यहाँ पर पाकिस्तान ले सकता है इंटरनेशनल बॉडीज का, उतना ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता है अगर वो यहाँ पर किसमें चला जाए, अगर वो यहाँ पर ग्रे लिस्ट में आपको जाता हुआ दिखाई दे, तो है ना। तो ये एक सिंपल सा कारण होता है, और अभी यहाँ पर तो टर्की वगैरह भी जो है वो यहाँ पर चले गए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है भाई। चलिए, यहां पर एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे प्रोटेस्ट के बारे में, है ना, राइट टू प्रोटेस्ट, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि फार्म बिल जो है उससे रिलेटेड यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रही है हमारे देश में। तो अब यहाँ पर क्या है कि प्रोटेस्ट तो हो रहा है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रही है इससे आम जनता जो है उसको भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि थोड़ा सा दिक्कतें यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि कई सारे जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्या है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है, कि आखिर इसमें क्या बातें हैं जो यहाँ पर बताई जा रही है। तो जैसे मान लीजिए कि द सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला है कि फार्मर्स हैड द राइट टू प्रोटेस्ट, है ना, मतलब फार्मर्स के पास जो है वो प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, बट रोड्स कैन नॉट बी ब्लॉक इनडेफिनिटली। जो आपने रोड यहाँ पर ब्लॉक करी हुई है इसको आप इनडेफिनिटली यहाँ पर ब्लॉक नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इससे लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में, है ना, उनको दिक्कत हो रही है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई कहीं जाना चाहता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर रूट के सहारे, तो आपने उसको ब्लॉक करके रखा है, तो हिंड्रेंस यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि दूसरे लोगों के भी तो अधिकार है ना कि वो एक जगह से दूसरी जगह भारत की टेरिटरी में मूव कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि अपने अधिकार दिखाने के चक्कर में दूसरे के जो अधिकार है उसको यहाँ पर जो है वो गलत करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये भी यहाँ पर गलत है, ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है, ठीक है। तो अब ये राइट टू प्रोटेस्ट क्या है, किस तरीके से, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्रोवाइड करता हूं। जैसे मान लीजिए कि ऑल दो राइट टू प्रोटेस्ट इज नॉट अ एक्सप्लिसिट राइट, है ना, मतलब अलग से कहीं मेंशन नहीं किया गया कि ये आर्टिकल जो है वो राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल राइट में अगर हम देखेंगे तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 में आपको देखने को मिलेगा, वैसे हमारे जो फंडामेंटल राइट है ये पार्ट नंबर 3 में आर्टिकल जो 12 से लेकर 35 तक है वहां पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट की जो प्रोविजन है हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको बोरो यहां पर किया है। तो अब यहां पर क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ये आर्टिकल 19 के तहत है, और वहीं से राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में बात होती है। जैसे अगर हम आर्टिकल 19(1)(a) के बारे में बात करेंगे, राइट टू फ्री एंड स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्म इनटू द राइट टू फ्रीली एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है उसके बारे में आप जो है वो फ्री तरीके से अपना ओपिनियन वगैरह जो है वो एक्सप्रेस यहां पर कर सकते हो, ठीक है। 19(1)(a) में बात करी गई है। 19(1)(b) में अगर आप देखोगे द राइट टू एसोसिएशन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल पर्पस, मतलब यहां पर क्या है कि जो भी एसोसिएशन वगैरह है वो पॉलिटिकल पर्पस से आप यहां पर बना सकते हो, ठीक है। तो अब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि हम सरकार अगर कोई काम कर रही है तो फ्री जो है वो यहां पर हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, है ना। साथ ही साथ यहां पर क्या है कि हम एसोसिएशन वगैरह पॉलिटिकल पर्पस से यहां पर बना सकते हैं। तो दीज कैन बी फॉर्म टू कलेक्टिवली चैलेंज गवर्नमेंट डिसीजन, ठीक है। अब इन दोनों से क्या है कि जो भी गवर्नमेंट के डिसीजन है उनको आप कलेक्टिवली इन दोनों आर्टिकल की मदद से जो है वो यहां पर चैलेंज कर सकते हो। अगर हम आर्टिकल 19(1)(c) के बारे में बात करेंगे, राइट टू पीसीबली असेंबल allows people to question and object to act of the government by demonstration, agitations and public meeting to launch sustained protest movement, मतलब आर्टिकल 19(1)(c) में अगर आप देखोगे तो यहां पर आप पीसीबल तरीके से जो है वो असेंबल हो सकते हो, आप जो भी सरकार ने काम किया है उसके खिलाफ क्वेश्चन कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, है ना, थोड़ा बहुत जो भी आपका प्रोटेस्ट वगैरह है वो आप यहां पर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। दीज राइट इन कोहेशन इनेबल एवरी सिटीजन टू असेंबल पीसफुली एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक्शन और इनएक्शन ऑफ द स्टेट। तो इससे क्या होता है कि 19(1)(c) के तहत अगर आप देखोगे तो ये क्या करता है कि ये अधिकार यहां पर देता है भारत के लोगों को कि भाई आप यहां पर क्या है कि आप इकट्ठा हो सकते हैं पीसीबल तरीके से,
अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तब भी आप यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं, और सरकार अगर कोई काम नहीं ले रही है तब भी आप उनकी जो है आलोचना यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि राइट टू प्रोटेस्ट जो है, आप सिंपल सी बात यहाँ पर ये मान सकते हैं कि ये एक वॉच डॉग की तरह यहाँ पर काम करता है, जो कि गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है उसको यहाँ पर आप मॉनिटर करो। इट प्रोवाइड फीडबैक टू द गवर्नमेंट अबाउट देयर पॉलिसीज एंड एक्शन आफ्टर विच द कंसर्न गवर्नमेंट, ठीक है, थ्रू कंसल्टेशन मीटिंग्स एंड डिस्कशन रिकॉग्नाइज एंड रेक्टिफाइड इट्स मिस्टेक। अगर मान लीजिए कि सरकार ने कोई काम किया है और सरकार को लगता है कि भाई यहाँ पर हमने जो पॉलिसीज लेकर आया उसमें कुछ कमियां हैं, तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लोग अपनी बात यहाँ पर रखेंगे, तो सरकार उस बात को एक्सेप्ट करे। सरकार जो है वो यहाँ पर क्या करेगी, बातचीत करके, कंसल्टेशन करके, मीटिंग करके, डिस्कशन करके जो भी मिस्टेक्स है उनको रेक्टिफाई यहाँ पर करना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से ये कोई अप्रोच अभी तक यहाँ पर निकलकर सामने नहीं आ रही। दैट इज वाई आज भी इतने सारे फार्मर जो हैं लार्ज स्केल में यहाँ पर आपको प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो राइट टू प्रोटेस्ट है ना, इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी आपको देखने को मिलेगी, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे आर्टिकल 19(2) जो है वो यहाँ पर क्या करता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर, ठीक है। 19(1) में आपको जो है अलग अलग तरीके की जो फ्रीडम्स है वो दी गई है, लेकिन उसके ऊपर 19(2) में जो है वो रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर इंपोज इन द इंटरेस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप भाई सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को, उससे कोई दिक्कत यहाँ पर हो रहा है, भारत की सिक्योरिटी को कोई दिक्कत हो रहा है, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, ठीक है, आप सब लोग एकदम से खड़े हो गए और आपने क्या कर दिया कि दूसरी जो हमारे फ्रेंडली रिलेशन वाली कंट्री उसके खिलाफ आपने बोलना स्टार्ट कर दिया, या कोई विजिट करने आया था हमारे देश में उस टाइम पीरियड पर, है ना, आपने नारेबाजी करना स्टार्ट कर दी, तो उससे क्या होगा कि हमारा उस कंट्री के साथ जो है वो रिलेशन खराब होगा। तो ऐसे टाइम पर आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उस पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर देखने को मिलेगी। पब्लिक ऑर्डर जो मेंटेन करना है उसके ऊपर ध्यान रखना है। डिसेंसी और मोरालिटी, है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, उसके बाद डिफेमेशन हो गया, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो इन सब चीजें अगर आप यहाँ पर प्रमोट कर रहे हो, ये सब चीजें अगर आप कर रहे हैं, तो आपके जो यहाँ पर फंडामेंटल राइट है इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगी हुई है। मतलब इस केस में जो है वो चीजें अलाउ नहीं करी जाएंगी, ठीक है। मतलब अगर हमें लगता है कि भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा पर किसी तरीके का खतरा है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से, तो वो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाता है, वो चीज आप यहाँ पर नहीं कर सकते हो, ठीक है। फर्दर रिस्टोरिंग टू वायलेंस ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट इज अ वायलेशन ऑफ अ की फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन। मतलब अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर आप प्रोटेस्ट के दौरान वायलेंस यहाँ पर आप कर रहे हो, है ना, तो आप क्या कर रहे हो कि अपनी जो एक फंडामेंटल ड्यूटी है वो आप इसका वायलेट कर रहे हो। क्योंकि अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे, आर्टिकल 51A में आपको देखने को मिलेगा, तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये सभी नागरिकों की है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी, है ना, उसको जो है वो यहाँ पर सेफगार्ड करे और वायलेंस वगैरह वाली चीजें जो है वो बिल्कुल ना करे, है ना। पीसफुल तरीके से जो है वो आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको यहाँ पर वायलेंस नहीं करना है ना, क्योंकि ये फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको चीजें ध्यान रखनी है। तो ये मैंने आपको बता दिया राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में कि राइट टू प्रोटेस्ट में क्या क्या चीजें हैं और वो किस तरीके से यहाँ पर काम करती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, और ये मैंने आपको थोड़ा सा आपका पॉलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर बता दिया। चलिए, अब यहाँ पर क्या है कि इसमें इंडियन रेलवे के बारे में जो है वो कुछ बातें बताई गई हैं, ठीक है। तो इंडियन रेलवे के बारे में यहाँ पर क्या क्या बातें हैं ये मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि पहली ट्रेन जो चली थी वो कब चली थी, वो 1853 में चली थी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पर, मुंबई से लेकर थाने तक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आज के टाइम पीरियड पर अगर हमारे रेलवे मिनिस्टर जी के बारे में बात करेंगे तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है अश्विनी वैष्णव, ठीक है। अश्विनी वैष्णव जो है वो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो अभी के टाइम पीरियड पर चेयरमैन देखने को मिलेंगे, उनका नाम क्या है, उनका नाम है सुनीत शर्मा, ठीक है। सुनीत शर्मा जी जो है वो रेलवे बोर्ड के आपको चेयरमैन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अभी यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इंडियन रेलवे, है ना, इंडियन रेलवे जो है has announced that it is likely to become world first net zero carbon emitter by 2030। मतलब कि 2030 तक दुनिया का पहला जो यहाँ पर नेट जीरो कार्बन एमिटर होगा वो कौन होगा, वो आपको ये जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। मतलब 2030 तक जो है वो दुनिया का पहला जो नेट जीरो कार्बन एमिटर होगा वो कौन होगा, वो इंडियन रेलवे होगा। दूसरी बात, इंडियन रेलवे इज टेकिंग अलग अलग तरीके की अप्रोच यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं ताकि गो ग्रीन हो सके, कार्बन जो यहाँ पर एमिट करते हैं उसको थोड़ा सा कम किया जा सके, और हम लोग जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज्यादा फोकस करें, इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करें, ताकि जो हमारा एनर्जी कंजम्पशन वगैरह होता है फॉसिल फ्यूल वगैरह वाला, इन सब चीजों को जो है वो थोड़ा सा हम यहाँ पर क्या करें कि थोड़ा सा जो है उसको हम यहाँ पर जो है उसको थोड़ा सा यहाँ पर रोका जा सके, है ना। तो ये इस चीज के ऊपर जो है वो आपको यहाँ पर काम करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इंडियन रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर बता देता हूँ, जो जीडी वगैरह में भी आप यूज कर सकते हैं।
तो अगर आप बात करेंगे कि साइज के बारे में अगर हम देखें तो इंडियन रेलवे का अगर हम टोटल साइज यहां पर देखें तो दुनिया का चौथा लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है जो कि आपको साइज में देखने को मिल रहा है। और आप ये भी कह सकते हैं इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर इन द कंट्री। ठीक है, मतलब हमारे देश में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है वो इंडियन रेलवे जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर भी हमारे देश में देखने को मिल रहा है। पैसेंजर सर्विस के बारे में बात करेंगे तो करीब 24 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, 24 मिलियन लोग जो है वो एवरीडे, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 13,000 ट्रेन से अप्रोक्सीमेटली 67,956 किलोमीटर की डिस्टेंस यहां पर ट्रेवल करते हैं और 24 मिलियन लोग यहां पर ट्रेन का जो है उनका आना जाना रेगुलर बेसिस पे रहता है। फिर जो सामान वगैरह होते हैं आप ये कह सकते हैं कि करीब 3.3 मिलियन टन जो है ना, सामान एक जगह से दूसरी जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। दस द फ्यूल रिक्वायरमेंट आर मैसिव, है ना, मतलब फ्यूल वगैरह की भी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी क्योंकि जनता भी यहां पर जा रही है और सामान वगैरह भी जा रहे हैं, तो काफी सारी जो चीजों की रिक्वायरमेंट है वो आपको देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पर टोटल एमिशन में कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे इंडियन रेलवे का, तो इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है ना, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर आपको देखने को मिलेगा उसके द्वारा करीब 12% का जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है वो आपको देखने को मिलेगा। और इसमें से रेलवे का जो अकाउंट है वो करीब आपको 4% आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि जो इंडिया में टोटल ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है उसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर 12% कॉन्ट्रीब्यूट करता है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के कॉन्ट्रीब्यूशन में 4% जो है वो किसका है, वो इंडियन रेलवे का है ना। ये कॉन्ट्रीब्यूशन की बात हो गई। पोटेंशियल ऑफ एमिशन रिडक्शन, द इंडियन रेलवे कैन रेज द ऑफिशियल टारगेट ऑफ 50% फ्रेट शेयर बाय 2030 अप फ्रॉम इट्स करंट शेयर ऑफ 33%। मतलब यहां पर क्या है कि पोटेंशियल जो है वो यहां पर किस तरीके से जो रिडक्शन यहां पर करना है, अभी 33% उन्होंने प्लान किया लेकिन इसको आगे चलकर जो है वो 50% यहां पर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने यहां पर क्या कर दिया कि द इंडियन रेलवे कैन रेज द ऑफिशियल टारगेट ऑफ 50% फ्रेट शेयर बाय 2030 अप फ्रॉम इट्स करंट शेयर ऑफ 33, मतलब इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि जो भी सामान होता है, ठीक है, आज के टाइम पीरियड पर सामान वगैरह आपने देखा है कि भाई ट्रेन से भी जाते हैं, ट्रक वगैरह से भी जाते हैं, है ना, काफी जगह से जो है सामान एक दूसरे पे जाते हैं। इंडियन रेलवे जो है वो करीब 33% जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है ना। इसको ये बोल रहे हैं कि 2030 तक हो सकता है कि हम 50% जो यहाँ पर सामान का शेयर है वो इंडियन रेलवे यहाँ पर बियर करे। अगर मान लीजिए कि हमने क्या किया कि जो सामान वगैरह है वो हमने रेल पर यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए और जो भी हमारे ट्रक के यूज है इसको अगर हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज यहाँ पर कर लेते हैं तो इंडिया आप ये कह सकते हैं कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना उसके रखरखाव में, इंडिया आप ये समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन होता है जो भी आपका यहाँ पर वो भी कम होगा। और साथ ही साथ आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो आप ये कह सकते हैं कि 14 से 10% या 10 से 14% जो जीडीपी का हमारा कॉस्ट है वो यहाँ पर लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि ट्रक वगैरह का अलग यहाँ पर काम है तो उसमें भी कॉस्ट आएगा, तो इससे अच्छा ट्रेन से ही भेज दो, है ना, ट्रेन में डिब्बे लगा दोगे तो उससे ज्यादा सामान एक बार में चला जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है आप ये कह सकते हैं कि 70% यहाँ पर कम होगा बाय 2050 कंपेयर टू द बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो। अगर आज के टाइम पीरियड पर हम बिजनेस को देखें तो अगर हम यहाँ पर चीजें जो है वो 50% यहाँ पर हमारा फ्रेट शेयर जो है वो ट्रेन में हो जाएगा तो करीब 70% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो 2050 तक कम देखने को मिलेगा आज के लेवल पर। ठीक है, ये बात बताई गई है। तो इसके लिए आखिर इंडियन रेलवेज ने यहाँ पर क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहां पर क्या है कि जो पहला यहां पर आपको देखने को मिल रहा है इसमें यहां पर आपको बताया जा रहा है कि लाइक क्या क्या तरीके हैं जिसकी वजह से इंडियन रेलवे ये सब चीजें कर पा रहा है। जैसे सबसे पहली बात अगर हम यहां पर बात करेंगे तो ये हो गया आपका इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ फ्रेट। इंडियन रेलवेज टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फ्रेट मूव्ड बाय इट्स फ्रॉम अबाउट 35% इन 2015 टू 45% बाय 2030 टू रिड्यूस ओवरऑल एमिशन फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन। मतलब इंडियन रेलवे क्या करेगा कि जितना सामान अभी लेकर जा रहा है, जैसे 2015 में बात करेंगे 35% जो सामान है वो यहां पर आपको देखने को मिलता था और अब इसको यहां पर क्या करेंगे 2030 तक जो है ये आप 45% करने की बात कर रहे हो। तो इससे यहां पर क्या होगा कि इससे जो है आप ये कह सकते हैं कि टोटल जो है ना, ट्रांसपोर्टेशन से जो एमिशन यहां पर हो रहा है वो आपको रिड्यूस होता हुआ दिखाई देगा, है ना। इलेक्ट्रिफिकेशन को कंप्लीट करने, कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवे टारगेटेड बाय फाइनेंशियल ईयर 2024, मतलब 2024 तक कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन यहां पर हो जाएगा। इट विल बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट 100% इलेक्ट्रिफाइड रेल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बाय देन, ठीक है। तब यहां पर क्या होगा कि ये सबसे लार्जेस्ट यहां पर जो है ये आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। सोलर पावर के बारे में बात हो रही है तो इसमें यहां पर ये भी बोला गया है कि 20 गीगावाट का जो सोलर पावर है वो भी यहां पर जो है वो यूज किया जाएगा ट्रैक्शन लोड एंड नॉन ट्रैक्शन लोड वगैरह के लिए। जैसे
बीना में अगर आप देखोगे, बीना मध्य प्रदेश में है, तो 1.7 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट जो है वो स्टेब्लिश किया गया है। और ये जो है ये पहला सोलर एनर्जी प्लांट है जो कि डायरेक्ट पावर, जो भी पावर रेलवे ओवरहेड लाइंस वगैरह होती हैं उनको जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम इंडियन रेलवे के जोन्स के बारे में बात करेंगे ना, तो टोटल 18 जोन्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात यहाँ पर क्या बोली गई है कि ट्रैक्शन एंड सबट्रैक्शन जो लोड है उसके बारे में ये दिया गया है। तो देखो, अगर हम ट्रैक्शन और सबट्रैक्शन लोड के बारे में सिंपल सी चीजें यहाँ पर समझें, तो ये अलग अलग तरीके की जो यहाँ पर स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं, ठीक है। जैसे आप ये बोलोगे, ठीक है, जैसे अलोंग जो चीजें यहाँ पर होती है अलोंग द वे, तो उसको हम यहाँ पर ट्रैक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है कि सबट्रैक्शन जो है जो उसके विपरीत दिशा में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि पहली सोलर एनर्जी प्लांट दुनिया का जो कि डायरेक्टली पावर रेलवे ओवरहेड लाइंस को सप्लाई करेगा, वो कौन सा है? ये है आपका बीना, जो कि मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल रहा है, 1.7 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इंडियन रेलवे ने भी काफी ज्यादा इनिशिएटिव वगैरह जो है वो यहाँ पर लिए हुए हैं। उसके बाद पार्टिसिपेशन भी करवा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर का, ताकि यहाँ पर क्या है कि प्राइवेट सेक्टर भी जो है वो इंकरेज हो इस तरीके के प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इसके लिए इन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो यहाँ पर एक प्रोविजन स्टार्ट किया है कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर भी रेलवे पेमेंट डिफॉल्ट होता है या पेनल्टी वगैरह, कोई लेट पेमेंट वगैरह होती है, तो पेनल्टी वगैरह यहाँ पर लगेगी। तो इससे क्या होगा कि पेमेंट वगैरह जो है वो अगर प्राइवेट सेक्टर को सही समय पर मिलेगी, तो इससे यहाँ पर क्या होगा कि इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर होगा। और प्राइवेट सेक्टर को लगेगा कि भाई जब पैसे मिल ही रहे हैं तो काम करने में क्या दिक्कत है, काम कर ही सकते हैं हम, है ना। तो ये चीजें जो है वो इंडियन रेलवेज के द्वारा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा 2030 तक नेट जीरो एमीटर के बारे में ये यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात करेंगे इंडियन सिनेरियो के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको ना नेट जीरो एमिशन के बारे में भी बता देता हूं। देखो, नेट जीरो एमिशन वो चीज होती है कि अचीविंग एन ओवरऑल बैलेंस बिटवीन द ग्रीन हाउस गैस एमिशन प्रोड्यूस्ड एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन टेकन आउट टू द एटमॉस्फेयर। मतलब आपको क्या करना है कि बैलेंस बनाना है। अगर मान लीजिए कि इंडियन रेलवे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करता है 10 kg, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, तो ये क्या करेगी, ये ऐसा भी कुछ काम करेगी, हमारा जो वातावरण है उससे 10 kg जो है वो यहाँ पर क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस जो है यहाँ पर, उसको यहाँ पर क्या करेगी, उसको जो है वो यहाँ पर टेक आउट करे, है ना। तो इससे बैलेंस हो गया। आपने 10 किलोग्राम जो है वो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन किया और 10 किलोग्राम जो है वो आपने उसको टेक आउट भी कर लिया, तो बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट ह्यूमन कॉस्ट एमिशन, जैसे लाइक फ्रॉम फॉसिल फ्यूल व्हीकल्स एंड फैक्ट्री शुड बी रिड्यूस एज क्लोज टू जीरो एज पॉसिबल, है ना। मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह जो यहाँ पर यूज होने वाले हैं उससे ये सब चीजें जीरो यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। रिमेनिंग ग्रीन हाउस गैसेज शुड बी बैलेंस विद एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कार्बन रिमूवल फ्रॉम एग्जांपल बाय रिस्टोरिंग फॉरेस्ट, है ना। अगर आप, कई चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस का जो है एमिशन यहाँ पर कर रहे हो, तो उसके लिए आप फॉरेस्ट वगैरह लगा दो, तो उससे भी चीजें रिस्टोर हो जाएंगी, ठीक है। ग्लोबल सिनेरियो के बारे में बात करेंगे तो आज के टाइम पीरियड पर जून 2020 में करीब 20 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने यहाँ पर बोला है कि हम नेट जीरो का टारगेट यहाँ पर लेकर आएंगे और हम इस टाइम तक जो है वो नेट जीरो यहाँ पर होंगे। किसी ने 2030 बोला है, किसी ने 2050 बोला है। कुछ कंट्री ऐसी हैं जैसे भूटान के बारे में, भूटान ऑलरेडी कार्बन नेगेटिव है, मतलब ये उतना कार्बन यहाँ पर एब्जॉर्ब करते हैं जितना यहाँ पर एमिट भी नहीं होता, तो ये कार्बन नेगेटिव कंट्री है। पूछा जा सकता है कि इनमें से कार्बन नेगेटिव कंट्री कौन सी है, तो भूटान है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये उतना कार्बन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं जितना ये एमिट करते हैं, ठीक है। इंडियन सिनेरियो के बारे में बात करेंगे, मतलब कि एब्जॉर्ब करने का जो उनका वैल्यू है वो ज्यादा है ना, उसको रिलीज करने से। इंडियन सिनेरियो के बारे में बात करेंगे, इंडिया का पहला, अगर पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन यहां पर देखेंगे तो वो 1.8 टन आपको 2015 में देखने को मिलेगा, आर अराउंड 9th ऑफ दोज इन द यूएसए एंड अराउंड 1/3 ऑफ द ग्लोबल एवरेज ऑफ 4.8 टन पर पर्सन। मतलब आप ये कह सकते हैं कि भारत में जो यहाँ पर कैपिटा एमिशन है वो ग्लोबल एवरेज से भी यहाँ पर आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल यहाँ पर बात करेंगे तो कार्बन का जो एमिशन यहाँ पर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें इंडिया 3rd पोजीशन पर आपको देखने को मिलेगा। पहले पर चाइना है, दूसरे पर यूएसए आपको देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल जो यहाँ पर हमारा एमिशन होता है वो यहाँ पर क्या है, वो 3rd नंबर पर है, क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन भी ज्यादा है। अगर हम बात करेंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पर क्या करते हैं कि ग्रीन हाउस गैस या कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये अरेंज करने को आ सकता है, ठीक है। याद रखिएगा, पहले नंबर पर एनर्जी से जो है वो एमिशन होता है, दूसरे नंबर पर इंडस्ट्री, तीसरे नंबर पर जो है वो आपका फॉरेस्ट, चौथे नंबर पर जो है ट्रांसपोर्ट, पांचवें नंबर पर एग्रीकल्चर और 6th नंबर पर बिल्डिंग। तो याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जीडी वगैरह में भी ये पॉइंट आप यूज कर सकते हो और आपके
रिटन एग्जामिनेशन में भी अरेंज करने को आ जाएगा कि इसको अरेंज करिए। तो पहले एनर्जी हो गया, इंडस्ट्री हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, और ये बिल्डिंग आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो इंडियन रेलवे से रिलेटेड है, तो इनके बारे में जानकारी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक यहाँ पर नेशनल पार्क है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। ये थोड़ा न्यूज में है अभी, इसको बोलते हैं नमदा पहाड़ नेशनल पार्क। तो नमदा पहाड़ जो नेशनल पार्क है ना, ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा नमदा पहाड़ नेशनल पार्क कहां पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। और इसको नेशनल पार्क जो डिक्लेयर किया गया था वो 1983 में डिक्लेयर किया गया था, और इसको टाइगर रिजर्व भी जो है वो 1983 में ही डिक्लेयर किया गया था। तो नमदा पहाड़ जो है एक नेशनल पार्क भी है और एक टाइगर रिजर्व भी है। अब अगर बात करेंगे तो नमदा पहाड़ के आसपास कौन कौन सी लोकेशंस हैं, तो याद रखिएगा यहां पर साउथ में जो है ये आपको पटकई हिल्स देखने को मिलेगा, साउथ ईस्ट में भी आपको पटकई हिल्स देखने को मिलेगा, और यहां पर क्या है कि नॉर्थ में आपको हिमालय देखने को मिलेगा, है ना। तो नमदा पहाड़ के नॉर्थ में हिमालय है, साउथ और साउथ ईस्ट में आपको पटकई हिल्स यहां पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद नमदा पहाड़ इन फैक्ट द नेम ऑफ द रिवर ओरिजिनेटिंग इन द पार्क एंड इट मीट्स नुआ देहिंग रिवर। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है कि नमदा पहाड़ बेसिकली एक रिवर का भी नाम है जो कि पार्क से ओरिजिनेट होती है, नमदा पहाड़ नेशनल पार्क से, और ये नौ देहिंग जो रिवर है, नुआ देहिंग रिवर, इसको यहां पर ज्वाइन करती है। ठीक है, तो नुआ देहिंग रिवर जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और ये फ्लो करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इन द मिडिल ऑफ नेशनल पार्क। ठीक है, तो मिडिल ऑफ द नेशनल पार्क में जो है ये करती है। आप लोग डिफेंस मास्टर टेलीग्राम ग्रुप चैनल जो है ना, उसमें देखना, कल मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको वहां पर भेजा हुआ है ना। आप उसको आंसर करोगे तो आपको ये डिटेल्स पता रहेंगी, तो अब आप आंसर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सो नमदा पहाड़ इज सराउंडेड बाय द पटकई हिल्स इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट, नॉर्थ में हिमालय है, और नमदा पहाड़ एक रिवर का नाम भी है जो कि नुआ देहिंग रिवर से यहाँ पर मिलती है। नुआ देहिंग रिवर जो है ये आपको ब्रह्मपुत्र की यहाँ पर ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी, जो कि नेशनल पार्क के बिल्कुल बीच से यहाँ पर गुजरती है। ठीक है, अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इट इज द ओनली पार्क इन द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया में केवल एक नमदा पहाड़ नेशनल पार्क है जहां पर आपको 4 स्पीसीज जो हैं वो बिग कैट की यहां पर देखने को मिलेगी, जिसमें आपको टाइगर भी देखने को मिलेगा, लेपर्ड भी देखने को मिलेगा, स्नो लेपर्ड भी देखने को मिलेगा, और क्लाउडेड लेपर्ड भी देखने को मिलेगा। तो नमदा पहाड़ में टाइगर भी है, लेपर्ड भी है, स्नो लेपर्ड भी है, और क्लाउडेड लेपर्ड भी है, और दुनिया का केवल एक पहला पार्क है जहां पर ये चारों चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो आप यहां पर ये देख सकते हैं, ये लोकेशन अगर आप यहां पर देखोगे तो ये यहां पर आपको जो है ये नमदा पहाड़ देखने को मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहां पर नॉर्थ में जो है ये आपको क्या मिलेगा? नॉर्थ में जो है ये आपको क्या देखने को मिलेगा भाई? नॉर्थ में जो है ये आपको हिमालय देखने को मिलेगा, और साउथ ईस्ट में जो है ये आपको क्या देखने को मिलता है? ये मिलता है आपको कि वो है पटकई हिल्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नमेरी भी आप यहां पर देख सकते हैं, नमेरी यहां पर हो गया ये, है ना। पखुई जो है ये आपको देखने को मिल रहा है ना। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है लोकेशंस जो आपको नेशनल पार्क वगैरह यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं नमदा पहाड़ नेशनल पार्क के बारे में। इसी तरीके से ना एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो यहां पर अभी न्यूज में है, क्योंकि रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि करीब यहां पर 420 फैमिलीज हैं, ठीक है, जिनको क्या करेंगे फ्रॉम 4 जीरो कनेक्टिव विलेज इन देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जो है वो रीलोकेट यहां पर किया जाएगा, है ना। मतलब रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 420 फैमिली जो कि 4 जीरो कनेक्टिव विलेजेस जो आपको देखने को मिलेंगे, कनेक्टिविटी विलेजेस जो कि डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में है, उनको रीलोकेट यहां पर किया जाएगा, ताकि यहां पर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी रिड्यूस किया जाए, और ताकि जो लिविंग कंडीशन वगैरह है, ठीक है, वो डिस्प्लेस जो यहाँ पर फैमिलीज हैं उनकी यहाँ पर अच्छी हो सके। तो इस वजह से ये डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो न्यूज में है, और ये कहां पर है? ये उड़ीसा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है कि इट इज सिचुएटेड इन द, ठीक है, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा नियर हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम जो है कौन सी रिवर के ऊपर है? महानदी रिवर के ऊपर है। ठीक है, याद रखिएगा। और हीराकुंड डैम जो है ये लॉन्गेस्ट डैम आपको इंडिया का देखने को मिलेगा। उसके बाद यहां पर क्या है कि अगर हम इसके ईस्ट में और नॉर्थ में देखेंगे तो यहां पर आपको हीराकुंड रिजर्वायर देखने को मिलेगा, और इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो 1985 में डिक्लेयर किया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया था? 1985 में। याद रखिएगा, उस टाइम पर राजीव गांधी जी जो हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, और जिसके तहत हमने शेड्यूल 10 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। अच्छा, इट इज एन इंपॉर्टेंट साइट फॉर इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इट्स हैबिटेट इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। इन सीटू मतलब जहां पर वो पर्टिकुलर जानवर मिलते हैं वहीं पर उनका प्रोटेक्शन करना, उसको बोलते हैं इन सीटू। एक्स सीटू मतलब यहां पर क्या होता है कि कहीं बाहर ले जाकर, जैसे एक्वेरियम वगैरह हो गया, है ना, या कोई जू वगैरह हो गया, वहां पर प्रोटेक्शन करना, उसको एक्स सीटू यहां पर कहा जाता है। तो ये है आपका डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
जो कि उड़ीसा की देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी जो लोग नए हैं, जो लोग इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, वैसे मैं डीएनए सेशन जो है वो रेगुलर बेसिस पे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं प्रोवाइड करता हूँ, वो मैं अपने डिफेंस मास्टर ऐप पर डाउनलोड करके आप उसमें देख सकते हैं। वो कोर्स है 249 का, है ना, उसमें मंथली सब्सक्रिप्शन रहेगा वो 249 रुपए का। उसमें ये इस तरीके का पूरा सेशन भी होगा, शुरू के क्वेश्चंस भी होंगे, मोटिवेशनल क्लासेस वगैरह, एग्जामिनेशन के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ये सब चीजें यहाँ पर कवर हो जाती हैं। इसकी पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल जाएगी, तो ये सब चीजें काफी यूजफुल रहेंगी। तो अगर आप कुछ करना चाहें, इनरोल करना चाहें, तो आप सबसे पहले तो ऐप डाउनलोड कर लेना, और बाकी मेरा नंबर है, इसमें आप गाइडेंस वगैरह ले सकते हो, कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी ऐप पर भी आपको चैट ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स भी हमारा एक ऑलरेडी यहाँ पर रनिंग है, तो एसएसबी इंटरव्यू की क्लासेस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन के बाद एसएसबी देना तो कंपलसरी है ही है, बिना एसएसबी दिए तो काम नहीं बनने वाला है, तो आप इसमें भी इनरोल यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और जो भी चीजें मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करी है वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप यहाँ तक इस सेशन को देख पाए हो, है ना, और आपने देखा है, तो आप लोग जरूर बताकर जाइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग, कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।